हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथ ही हम लोग यूपीपीएससी आर री एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं और आज जो प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व करेंगे संस्कृत आईएएस द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे और ये आपका टेस्ट नंबर 5 है और यह टेस्ट जो कल यानी संडे में हुआ है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। बाकी वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर करते हैं जिससे उन्हें जो एग्जाम से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड किए जाते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है वो मिलते रहें। बाकी यह टेस्ट सीरीज आपको बाइलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा, तो जिस लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हो प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर सकते हैं। और कोशिश इसमें यही करिएगा कि मेरे आंसर बताने से पहले आप लोग सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करें और लास्ट में एनालिसिस जरूर कर लिया करें कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं और जो भी क्वेश्चन गलत हो रहे हैं वो किस सेक्शन से गलत हो रहे हैं और क्यों गलत हो रहे हैं, ठीक है, कहाँ गलती हो रही है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे और समझदार हैं। बाकी आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए क्योंकि मार्केट में जो भी अच्छे प्रैक्टिस सेट्स हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी अच्छे मटेरियल्स हैं वो सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और ये देखिए कि 2 दिन में यूपी स्पेशल से रिलेटेड आपका एक पूरा कंबाइंड वीडियो आ जाएगा जिसमें यूपी स्पेशल के सारे फैक्ट, सारे जो फ्लो चार्ट के माध्यम से एकदम अच्छे से उसे समझाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए हो सकता है कि 1-2 दिन में वो वीडियो आपको देखने को मिले। बाकी आप लोग जो लोग पेड ग्रुप में ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से जा कर के उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं और अगर इच्छुक हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। और यह प्रैक्टिस सेट पहले ही पेड ग्रुप में प्रोवाइड कराया जा चुका है जो क्वेश्चंस पेपर के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल एक्सप्लेनेशन के साथ ही प्रोवाइड कराया गया है जिससे कि आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर सकें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं ज़्यादा समय ना लेते हुए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, आर्थिक विकास के प्रमुख कारकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूंजी का संचय, तकनीकी सुधार एवं जनसंख्या नियंत्रण को शामिल किया जाता है। इसमें उद्यमशीलता, प्राकृतिक संपदा और नौकरशाह मुख्य भूमिका निभाते हैं। कौन सा विकल्प इसमें से सही होगा ये आपको बताना है। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, पहला सही है, ठीक है। आर्थिक विकास के अगर प्रमुख तत्वों की हम बात करें तो इसमें पूंजी संचय आता है, तकनीकी सुधार आता है, जनसंख्या में परिवर्तन, विशेषीकृत श्रम विभाजन, उद्यमशीलता, प्राकृतिक जो संपदाएं होती हैं, ये सभी जो हैं इसमें पूंजी जो प्रमुख इसके तत्व हैं वो आते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ इसमें जो मुख्य रूप से अगर इसकी हम बात करें तो ये जो सभी फैक्टर्स बताए गए हैं या किसी भी देश की आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष रूप से योगदान देते हैं। लेकिन इसमें जैसे आपका तकनीकविद हो गया, नौकरशाह हो गया, इनका प्रमुख योगदान नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें जो है आपका नौकरशाह इसमें इसकी प्रमुख भूमिका नहीं होती है, ठीक है। बाकी इसमें उद्यमशीलता बिल्कुल होती है, प्राकृतिक संपदा की भी इसमें जो है महत्वपूर्ण या कह सकते हैं कि प्रत्यक्ष भूमिका होती है। उसके साथ साथ इसमें जो विशेषीकृत श्रम है, जनसंख्या में परिवर्तन जो है, ठीक है, जो तकनीकी सुधार है, पूंजी का संचयन है, ये सभी प्रत्यक्ष रूप से किसी भी देश के आर्थिक विकास में योगदान देते हैं। लेकिन नौकरशाह आर्थिक विकास में प्रत्यक्ष रूप से योगदान नहीं देता है। तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा, पहला सही है, दूसरा गलत है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NEP सरकार द्वारा 2020 से 25 की अवधि के लिए प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना और देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना उपलब्ध कराना है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों विकल्प सही है लेकिन RA की सही व्याख्या नहीं करता है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन जो NIP है, इसका गठन कार्यदल द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया गया था 29 अप्रैल 2020 को। ये पूछ सकता है कि जो NEP का गठन है कब किया गया था, तो याद रखिए 2020 में किया गया था। 2020 में, डेट याद रखने की जरूरत नहीं है, 2020 में किया गया था, ठीक। और राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन इसका जो मुख्य उद्देश्य है सभी नागरिकों के जीवन गुणवत्ता में सुधार लाना, देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना का निर्माण करना। उसके साथ साथ कार्यदल द्वारा पेश अंतिम रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 20 से लेकर के 25 की अवधि के दौरान देश में अवसंरचना क्षेत्र में कुल निवेश जो है 111 लाख करोड़ रुपए करने की भी बात की गई थी, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है, ठीक। 111 लाख करोड़ रुपए निवेश करने की बात की गई थी और इस आधार पर जो है आपका पहला और दोनों सही हो जाएगा लेकिन RA की व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना, पूंजी निर्माण की निम्न दर, जनसंख्या वृद्धि की ऊंची दर, प्रति व्यक्ति आय की निम्न दर। कौन इसमें से अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल शक्ति का होना, तृतीय क्षेत्र में अत्यधिक कार्यबल शक्ति का होना यह अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं। बाकी पूंजी निर्माण की निम्न दर होती है, बात बिल्कुल ठीक है।
जनसंख्या वृद्धि अधिक होती है, ये बात भी सही है, और जो प्रति व्यक्ति आय है वह न्यूनतम होती है, ये बात भी ठीक है। तो बी, सी और डी सही हो जाएगा, ए आपका गलत है। तृतीय क्षेत्र में अधिक कार्यबल कब होंगे? जब लोगों को कौशल प्रदान किया जाएगा, ठीक है, जिससे कि वो अधिक या फिर कुशल सेवाएं प्रदान करने में सक्षम हो, तभी तो तृतीय क्षेत्र में इनकी हिस्सेदारी बढ़ेगी। तो ये आपका सही हो, ये जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारत को एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में वर्णित करती है? कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, निम्न प्रति व्यक्ति आय, मानव पूंजी की निम्न गुणवत्ता और प्रच्छन्न बेरोजगारी। कौन इसमें से भारत को विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में सूचीबद्ध करती है, ये आपको बताना है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है, कूट के हिसाब से आपको बताना है इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी विकल्प आपके सही हैं, सभी विकल्प सही हो जाएंगे, ठीक है। भारतीय अर्थव्यवस्था की विकासशील या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसे कहा जाता है, और इसके कुछ महत्वपूर्ण कारक है जिसके आधार पर भारत को विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में इंडिकेट किया जाता है, या कह सकते हैं कि उसके अंतर्गत इसे रखा जाता है। जिसमें अगर हम देखें तो जैसे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, भारत में कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, ये बात बिल्कुल ठीक है। मतलब भारत की आधी से अधिक जनसंख्या कृषि सेक्टर में ही लगी है और उसी में अपने रोजगार करती है, ये बात सही है। अत्यधिक जनसंख्या और जनसंख्या वृद्धि, ये बात भी सही है। भारत की जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या यह अधिक है। पूंजी निर्माण की निम्न दर है, ये बात भी ठीक है। प्रच्छन्न बेरोजगारी, जैसे कृषि क्षेत्र में देखने को मिलता है, जहाँ काम है 2 लोगों का, लगे हैं 4 लोग, ठीक। निम्न प्रति व्यक्ति आय भी है। औद्योगिक पिछड़ापन, भारत में औद्योगिक पिछड़ापन भी है। मतलब जिस स्तर से उद्योगों की स्थापना होनी चाहिए, उस दर से या फिर उस स्तर से भारत में उद्योगों की स्थापना नहीं हुई, और इस कारण भारत अगर वैश्विक परिदृश्य में देखा जाए तो औद्योगिक पिछड़ेपन का शिकार हुआ है, ये बात बिल्कुल ठीक है, ठीक। तकनीकी पिछड़ापन, भारत में टेक्नोलॉजी की भी कमी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि है ही नहीं, लेकिन जिस स्तर का होना चाहिए टेक्नोलॉजी, उस स्तर का नहीं है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर इलेक्ट्रिक सामान हम क्या करते हैं, आयात ही तो करते हैं। भारत के मैन्युफैक्चरिंग, आप फ़ोन कितने चलाते हैं ये बताइए। कोई ऐसा ब्रांड बताइए जो वैश्विक स्तर के जो चाइनीज ब्रांड है उनको कोई एक भारतीय ब्रांड जो टक्कर देता हो, कोई नहीं है। तो इसमें जो है तकनीकी पिछड़ापन भी है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत में जो आपके सरकारी और निजी क्षेत्र हैं दोनों मिलकर के काम करते हैं, ये बात भी ठीक है। आयात पर निर्भरता और निरपेक्षता, ये बात भी सही है। आयात पर निर्भरता भी है और निरक्षरता भी है। निरक्षरता की वजह से क्या होता है, लोगों को उचित कौशल नहीं मिलता है, और लोगों को कौशल नहीं मिलेगा तो वो जो है कुशल कामगार नहीं होंगे, और उन्हें उस कार्य के लिए वो ज़्यादा सफिशिएंट होंगे, जो मतलब जिसमें किसी भी कौशल की आवश्यकता नहीं हो, ठीक है, जैसे डेली बेसिस के जो मजदूर होते हैं। और बाकी आयात पर निर्भरता है। भारत का आयात चालू खाता जो हमेशा घाटे में रहता है। क्यों? क्योंकि भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है, निर्यात इसमें बहुत कम मात्रा में किया जाता है, जिस कारण इसका चालू खाता घाटा होता है। तो ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। मिश्रित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान होता है। इसमें आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र व राज्यों की समान भागीदारी होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका जो सही आंसर है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दूसरा गलत है, ठीक है। भारत जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यह जो है जिसमें निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्र इनका अस्तित्व या कह सकते हैं कि मिलकर के कार्य करते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक शक्तियों का केंद्रीयकरण सरकार के हाथ में होता है और संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बाजार को नियंत्रित करने में सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। बाजार जो है जो बाजारी ताकतों के आधार पर ऊपर और नीचे आता जाता है, ठीक है। और इसमें जो है उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है, ठीक है। और उसमें एक गांधीवादी आपकी अर्थव्यवस्था है। इसमें क्या है कि उत्पादन के साधनों के विकेंद्रीकरण पर जोर दिया जाता है, ठीक है। जैसे जो उत्पादन के साधन है उसका केंद्रीयकरण ना करके उसका विकेंद्रीकरण किया जाए, और आर्थिक इसमें जो है स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता पर बल दिया जाता है। जैसे कुटीर उद्योगों की स्थापना हो गई, ठीक है, जिसमें सामाजिक न्याय की जिससे स्थापना होती है। तो आर्थिक नियोजन और विकास में केंद्र और राज्य की समान भागीदारी होती है, ये बात बिल्कुल गलत है। इसमें निजी और सार्वजनिक दोनों के सह अस्तित्व से चलता है। और जो आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसमें केंद्र और राज्य नहीं बल्कि सरकार और जो निजी सेक्टर हैं, सरकार और जो निजी सेक्टर है, ये दोनों जो है मिल करके कार्य करते हैं, ठीक है। सरकार और निजी जो क्षेत्र है, इन दोनों की भूमिका होती है, महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन है, पहला सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। राष्ट्रीय आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मौद्रिक मूल्य के बराबर होता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ द्वारा किया जाता है। एनएसओ है, ठीक है, पहले था सीएसओ, अब एनएसओ हो गया, ठीक है। एनएसओ द्वारा किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। आर्थिक विकास जो है किससे संबंधित है? आर्थिक विकास का संबंध संरचनात्मक परिवर्तन से। आर्थिक विकास होगा तो ढांचागत या संरचनात्मक परिवर्तन होगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। आर्थिक वृद्धि की बात करें तो यह सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि को इंडिकेट करता है। संपोषणीय विकास जो है या पर्यावरण को इंडिकेट करता है, ठीक है। जैसे विकास जो है इस स्तर से विकास किया जाए या विकास की उस तकनीकी को अपनाया जाए जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के साथ साथ पर्यावरण की कम क्षति करे और वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भविष्य की पीढ़ी के लिए भी प्राकृतिक संसाधनों का संचय को कम ना करे और वो बनाए रखे, ठीक है। बाकी जो जीवन की गुणवत्ता है वो आपके स्वास्थ्य से संबंधित है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4, 1, 2, 3 ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही है। नई आर्थिक नीति 1991 की रणनीतियों में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित नहीं किया गया? उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण और राष्ट्रीयकरण। देखिए कल आपको यह डिटेल में बताया गया था, जो आपका LPG रिफॉर्म आया था उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आपका जो लिबरलाइजेशन है ये बात बिल्कुल ठीक है, प्राइवेटाइजेशन है ये बात भी ठीक है, प्राइवेटाइजेशन, और इसमें जो है ग्लोबलाइजेशन भी है, इसमें राष्ट्रीयकरण नहीं है, ठीक है। तो सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से किसे मुद्रास्फीति की मांग आधारित कारणों में सम्मिलित नहीं किया जाता है? रोजगार, मजदूरी एवं आय में वृद्धि, वस्तुओं की जमाखोरी, सरकारी व्यय में वृद्धि और काला धन की मात्रा में वृद्धि। कौन सा विकल्प इसमें से कौन जो है मुद्रास्फीति की मांग आधारित कारकों में शामिल नहीं है, आपको बताना है, ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपको ऑप्शन बी, वस्तुओं की जमाखोरी। वस्तुओं की जमाखोरी से मुद्रास्फीति की मांग आधारित कारक जो है ये वस्तुओं की जमाखोरी है जो शामिल नहीं है, ठीक है। जैसे मुद्रास्फीति के जो कारक हैं वो कौन कौन से? जैसे मांग आधारित कारकों में जैसे जनसंख्या वृद्धि, मांग आधारित कारक कब उत्पन्न होंगे, ठीक है। मांग आधारित कारक इसमें पूछ रहा है कि मुद्रास्फीति जो मांग आधारित कारक से उत्पन्न होता है, ठीक है, उसमें कौन शामिल नहीं है, ठीक। तो वस्तुओं की जो जमाखोरी है यह मांग आधारित कारक के अंतर्गत नहीं आती है। मांग आधारित कारक के अंतर्गत क्या क्या आता है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें जनसंख्या वृद्धि, जैसे जनसंख्या अगर वृद्धि होगी तो उनका उपभोग बढ़ेगा और इस उपभोग को पूरा करने के लिए अगर उत्पादन समय से और इस अनुपात में नहीं हो रहा है तो क्या होगा? मुद्रास्फीति बढ़ेगी, ठीक। तो ये तो सही हो जाएगा। बाकी है रोजगार, मजदूरी एवं आय में वृद्धि। अगर किसी को रोजगार मिल रहा है उसकी मजदूरी में वृद्धि हो रही है, ठीक है। जैसे पहले 100 रुपये मिलता था, अभी 200 रुपये मिल रहा है। किसी को रोजगार उसके पास था ही में भी रोजगार मिल गया तो जो उसके पास जब पैसे आएंगे तो वो खर्च करेगा और वो खर्च करेगा तो उसकी जो मांग है उसको पूरा करने के लिए अगर वस्तुओं सेवाएं मार्केट में उपलब्ध नहीं है तो क्या होगा? तो एक ही वस्तु को लोग खरीदने के लिए अधिक से अधिक पैसा देंगे और उससे क्या होगा? उससे मुद्रास्फीति बढ़ेगा। तो ये भी कारक है, ठीक। शहरीकरण का बढ़ता दायरा, जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ता है लोगों का उपभोग बढ़ता है और जब उपभोग बढ़ेगा और इसकी वही क्राइटेरिया फिर इस पर भी लागू होगा कि मांग को पूरा करने के लिए उत्पादन पर्याप्त नहीं है तो फिर क्या होगा? मुद्रास्फीति बढ़ेगी। उसके साथ साथ काला धन की मात्रा, काले धन की मात्रा में अगर मान लीजिए वृद्धि हो जाए, किसी के पास ब्लैक मनी अगर ज़्यादा हो तो वो क्या करेगा? ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, उपभोग करेगा। जो इसेंशियल वस्तुएं हैं, जो कह सकते हैं महंगी वस्तुएं हैं खरीदेगा, ठीक है। और इसे भी अगर पूरा ना हो पाए तो मुद्रास्फीति बढ़ेगी। सरकारी व्यय में अगर वृद्धि हो जाए, सरकारी व्यय में वृद्धि का मतलब ये है कि जैसे सरकार जो है पूंजीगत निर्माण के उद्देश्य से खर्च कर रही है, जैसे होटल बना रही है, सॉरी होटल सरकार क्या है बनाएगी, मतलब स्कूल बना रही है, पुल बना रही है, ठीक है, हॉस्पिटल वगैरह बना रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज बना रही है, ठीक है, मतलब ऐसे। और इसमें लोगों को रोजगार मिल रहा है, लोगों की आय बढ़ रही है तो फिर मांग बढ़ेगी, ठीक है। तो फिर ये भी जो है आपके मांग आधारित कारक के अंतर्गत ये सभी आ जाएंगे। लेकिन जो इसमें वस्तुओं की जमाखोरी है, वस्तुओं की जो जमाखोरी है यह आपूर्ति आधारित जो कारक है उसके अंतर्गत आता है, ठीक है, आपूर्ति आधारित कारक के अंतर्गत, क्योंकि वस्तुओं का उत्पादन हुआ है, वस्तु जो है मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं लेकिन सही समय पर इनकी उपलब्धता नहीं कराया जा रहा है। और यह जो है किसी कह सकते हैं कि जो असंवैधानिक कारक हैं जिनके द्वारा ब्लैक होर्डिंग की जा रही है, ठीक है, वस्तुएं जो हैं उनको जमाखोरी उनकी करके रखी जा रही है, ठीक है। तो यह जो है इसके अंतर्गत आ जाएगा। और इसमें कौन कौन से आएंगे? जैसे अनियमित खाद्य आपूर्ति हो गया, आय पर नियंत्रण, अवसंरचनात्मक बाधाएं आ गई, औद्योगिक उत्पादन में कमी और वस्तुओं की जमाखोरी, ये सभी आपूर्ति आधारित कारक के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। तो सही आंसर इसका भी हो जाएगा। आई होप यह जो है क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन प्रत्येक वर्ष भारत का आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, भारत सरकार का वित्त मंत्रालय और भारत सरकार का उद्योग मंत्रालय। कौन सा विकल्प इसका सही होगा ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
भारत सरकार का वित्त मंत्रालय द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है, बजट पेश करने की एक दिन पहले यह प्रकाशित होता है। सो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हस्तांतरण आय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह किसी वस्तु या सेवा के उत्पादन का परिणाम नहीं होता है, इस राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से बताइए इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पहला सही है लेकिन दूसरा गलत हो जाएगा। दूसरा जो है गलत है, क्योंकि हस्तांतरण आय को राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता। याद रखिएगा, यह जो हस्तांतरण आय है उसे राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किया जाता है। तो दूसरा आपका गलत हो जाएगा, पहला सही है। नेक्स्ट देखिए, कुछ उद्योग दिए गए और उनका भारांश दिया गया है, और इसमें जो है आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को कोयला का भारांश औद्योगिक जो उत्पादन है यह कितना है इसका? देखिए, कोयला का भारांश है 10.33%। रिफाइनरी उत्पाद का भारांश 28.04 है। उर्वरक का जो भारांश है वह 2.03 है और बिजली का 19.85 है। तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो होना चाहिए 1 2 3 4। 1 2 3 4 ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये भारांश याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सबसे अधिक जो भारांश है वो रिफाइनरी उत्पाद का है। रिफाइनरी उत्पाद का भारांश सबसे अधिक है 28% मान के चलिए, तब होता है। ठीक है, 28.04 है। बाकी वो सबसे कम पूछ लें तो अभी कल हम लोग डिस्कस किए थे, जो आपका उर्वरक वाला है। उर्वरक इसका भारांश से सबसे कम है और यह कितना है 2.03। ठीक है, सबसे अधिक है रिफाइनरी का, सबसे कम है उर्वरक का। थोक मूल्य सूचकांक के बारे में देखिए। इसकी नई श्रृंखला में आधार वर्ष 4-5 से बदल करके 11-12 कर दिया गया है, और इसकी नई श्रृंखला में कीमतों की गणना में अप्रत्यक्ष करों को शामिल किया जाता है। थोक मूल्य सूचकांक के बारे में कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर ए हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। दूसरा इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसको अगर हम थोड़ा डिटेल्स में देखें तो डॉक्टर सौमित्र चौधरी समिति की रिपोर्ट के आधार पर थोक मूल्य सूचकांक की एक नई श्रृंखला का प्रकाशन किया गया था, और इसके अंतर्गत निम्नलिखित बदलाव किए गए थे। स्टार्टिंग में इसका जो आधार वर्ष था वो 4-5 था, ये बात बिल्कुल ठीक है। उसके बाद इसके आधार वर्ष को बदल दिया गया, 2011-12 कर दिया गया, ये बात भी ठीक है। और WPI की अगर हम बात करें तो इसमें जो आपका WPI है, जो आपका WPI है, इसमें कुल भारांश है 676 वस्तुओं का। 676 वस्तुओं का है। ठीक है, स्टार्टिंग में था, और जब इसके आधार वर्ष को चेंज किया गया तो भारांश को बढ़ा करके 697 वस्तु कर दिया गया। ठीक है, 697 वस्तु कर दिया गया, जिसमें इसके प्राथमिक क्षेत्र जो उपभोक्ता स्तर पर, या कह सकते हैं कि व्यक्तिगत स्तर पर उपभोग किया जाता है, उसका भारांश इसमें जो है केवल 2.5% है। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। अब जो है वर्तमान समय में WPI नहीं बल्कि जो मुद्रास्फीति मापने की दर है वो CPI है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें प्राथमिक वस्तु WPI में 2.5 था, जबकि CPI में प्राथमिक वस्तु का जो भारांश है वो इससे ज़्यादा है। और इसमें अगर हम बात करें विनिर्मित उत्पादन के भारांश में, इसमें कमी किया गया था। कीमत की गणना करते समय अप्रत्यक्ष करों को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। स्टैगफ्लेशन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है? अर्थव्यवस्था गतिहीन हो जाती है, ऐसी स्थिति में मुद्रास्फीति और मंदी दोनों साथ साथ उपस्थित रहते हैं। इस स्थिति में उच्च मुद्रास्फीति के साथ बेरोजगारी दर भी अधिक होती है। इस स्थिति में आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है। कौन सा विकल्प इसका सही नहीं है? स्टैगफ्लेशन के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, इस स्थिति में आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो जाती है, गलत है। इस स्थिति में आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक नहीं बल्कि कम ही रहती है। ठीक है, स्टैगफ्लेशन की अगर हम बात करें, स्टैगफ्लेशन जो कि मुद्रास्फीति की एक ऐसी स्थिति है जिसमें मुद्रास्फीति और मंदी दोनों एक साथ उपस्थित रहते हैं, अर्थात इसमें उच्च मुद्रास्फीति भी देखने को मिलेगी, उसके साथ साथ बहुत अधिक बेरोजगारी भी देखने को मिलेगी। ठीक है, जिसे ही स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। और यह स्थिति मुद्रास्फीति और मंदी दो विरोधाभासी जो होते हैं, जैसे कि मुद्रास्फीति बढ़ेगा, अगर मुद्रास्फीति बढ़ेगा अर्थात लोगों को रोजगार मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ेगा मतलब मुद्रास्फीति कम हो रहा है, लेकिन यह क्राइटेरिया इसमें लागू नहीं होता है। और इसके साथ साथ जो है सही आंसर इसका डी हो जाएगा। इस स्थिति में आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक होती है, ये गलत है। ठीक है, बाकी तीनों विकल्प आपके सही हो जाएंगे। V आकार की आर्थिक रिकवरी के बारे में देखिए, कौन सा विकल्प सही है? इसमें पहले समृद्धि दर में गिरावट आती है और फिर सुधार दिखता है, किंतु यह पुनः गिरावट तत्पश्चात सुधार आता है। इसमें अर्थव्यवस्था में गिरावट के बाद समृद्धि दर निम्न स्तर पर स्थित होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत हैं। कैसे? देखिए, V आकार की जो वृद्धि है, जैसे एक बैग गिरावट आता है और जिस तरह एक बैग गिरावट आता है उसी आधार पे इस मार्केट में एक बैग जो है उछाल भी आता है। ठीक है, और मार्केट मतलब एकाएक कह सकते हैं कि ऊपर जाती है। ठीक है, तो ये V आकार की
जो वक्र है, कर्व है, इसका निर्माण करती है। ठीक है, वी आकार के कर्व का यह निर्माण करती है। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों विकल्प इसका गलत है, दोनों विकल्प गलत है। ठीक है, वी आकार की जो रिकवरी होती है यह आशावादी प्रारूप में एक है जिसमें अर्थव्यवस्था शीघ्रता से क्षतिपूर्ति करके अपनी स्थिति को पुनः प्राप्त कर लेता है। ठीक है, देखिए जैसा बताया गया है। बाकी कुछ अन्य है, जैसे डब्ल्यू आकार की जो रिकवरी है, इसमें क्या होता है, इसमें पहले समृद्धि दर में गिरावट आती है। पहले जो है देखिए, जैसे अगर डब्ल्यू वाला करें तो पहले समृद्धि दर में गिरावट आती है। ठीक है, गिरावट आने के बाद उसके बाद पुनः जो है इसमें थोड़ी वृद्धि होती है, उसके बाद पुनः इसमें गिरावट आती है, उसके पास जो है अर्थव्यवस्था वापस पटरी पर आती है, अर्थात पुनः इसमें वृद्धि होती है। ठीक है, अर्थात ये डब्ल्यू आकार की समृद्धि दर को इंडिकेट करता है। ठीक, यू आकार की जो रिकवरी होती है यह एक ऐसी परिदृश्य होती है जिसमें अर्थव्यवस्था में पहले गिरावट आती है, फिर कुछ समय तक घसरण अर्थात अस्त व्यस्त रहते हुए निम्न समृद्धि दर प्रदर्शित करती है, उसके बाद धीरे धीरे सामान्य स्तर को प्राप्त करती है। इसका मतलब क्या है, देखिए यू आकार की जो वृद्धि है, समृद्धि है, इसमें पहले गिरावट आती है, गिरावट आएगी, उसके बाद यह कुछ समय तक इसी अनुपात में चलेगी। ठीक है, इसी स्तर पे चलेगी और धीरे धीरे इसमें वृद्धि होगा और अंत में जाकर के इसमें फिर यह अपनी पुरानी स्थिति को प्राप्त कर लेती है और यह यू आकार का कर्व बनाती है। ठीक है, तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा। दोनों विकल्प गलत है। ठीक, चालू खाता घाटे के बारे में कौन सा विकल्प सही नहीं है, कच्चे तेल की कीमत में वृद्धि, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, वैश्विक मंदी या फिर घरेलू उत्पादन में कमी, कौन सा विकल्प इसका सही होगा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि। अगर विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हो रहा है तो चालू खाते या घाटा थोड़ी होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं विशेष आहरण अधिकार एसडीआर की बास्केट में शामिल नहीं है, एन, युआन, डॉलर या फिर रुपया। इसका सही आंसर क्या है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इसमें रुपया शामिल नहीं है। ठीक है, जो एसडीआर है, आईएमएफ का जो बास्केट है उसमें रुपया शामिल नहीं है, एन है, युआन है, डॉलर है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नोस्ट्रो खाता एक घरेलू बैंक एक विदेशी बैंक की ओर से घरेलू मुद्रा में रखता है। नोस्ट्रो खाता का उपयोग बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा लेन देन की सुविधा के लिए किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है। नोस्ट्रो खाता का उपयोग बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा लेन देन की सुविधा के लिए किया जाता है। ठीक है, और नोस्ट्रो खाता जो है यह बैंक खाता जिसे बैंक किसी दूसरे देश की मुद्रा में उस देश के किसी बैंक में रखता है और इस प्रकार के खाते का उपयोग बैंकों द्वारा विदेशी मुद्रा लेन देन की सुविधा के लिए किया जाता है। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है, ऑप्शन बी। पूंजी निर्माण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रक्रिया बचतों और वित्तीय संस्थाओं को प्रभाविता पर निर्भर नहीं करता है। निवेश को पूंजी निर्माण के लिए एक अनिवार्य कारक माना जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला आपका गलत हो जाएगा। पूंजी निर्माण जो है यह किसी विशेष देश के लिए लेखांकन अवधि के दौरान शुद्ध पूंजी संचय वर्णन के लिए किया जाता है। विश्व बैंक शुद्ध जो बचत है इसमें परिवर्तन का आकलन करके पूंजी निर्माण को मापता है। यदि घरेलू बचत का दर बढ़ रहा है तो बचतकर्ता अतिरिक्त डॉलर का निवेश कर सकता है और स्टॉक और बॉन्ड खरीद सकता है। इसीलिए निवेश को पूंजी निर्माण का अनिवार्य कारक माना जाता है। ठीक है, इसको जो है अनिवार्य कारक माना जाता है। और यदि अधिक परिवार बचत कर रहा है तो देश नकदी ऐसी देश की रिपोर्ट कर सकती है जो पूंजी निर्माण के लिए एक सकारात्मक संकेत होता है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत है। निम्न पूंजी अनुपात उत्पादन प्रक्रिया की दक्षता को दर्शाता है। एक इकाई के उत्पादन हेतु कम पूंजी का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही है और आगे की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। राजस्व घाटा के बारे में देखिए, सरकार की बचत में कमी को प्रदर्शित करता है। इसमें वृद्धि होने पर सरकार को पूंजीगत व्यय में कमी करनी पड़ती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोनों विकल्प सही है। राजस्व घाटा जो है यह सरकार की बचत में कमी को प्रदर्शित करता है, मतलब राजस्व घाटा हो रहा है अर्थात सरकार बचत कम कर रही है। ठीक, और इसमें वृद्धि होने पर सरकार पूंजीगत व्यय में कमी करनी पड़ती है, ये बात भी ठीक है। दोनों विकल्प सही हो जाएगा। अर्थव्यवस्था में उपयोग होने वाले तेंजड़ियाँ और मंदड़ियाँ शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। स्टॉक, सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय या फिर धारण विकास। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। यह स्टॉक मार्केट से संबंधित है। तेंजड़ियाँ मंदड़ियाँ जिसे वुल्स और बियर कहा जाता है। ठीक है, तेंजड़ियाँ जो अर्थव्यवस्था में वृद्धि या कह सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में जो वृद्धि है इसको इंडिकेट करता है और मंदड़ियाँ यह जो है इसमें कमी को इंडिकेट करता है। मंदड़ियाँ अगर आएगी तो अर्थव्यवस्था में मंदी आएगी और तेंजड़ियाँ इंडिकेट जो करेगा वो इकोनॉमी या कह सकते हैं कि जो आपके शेयर मार्केट है उसमें उछाल होगा। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना केलकर समिति की सिफारिश पर 1987 में किया गया था। इसे ग्रामीण क्षेत्रों में बचत को बढ़ावा देने तथा उत्पादन गतिविधियों में सहयोग देने के लिए स्थापित किया गया था। इसका सही आंसर क्या होगा,
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही है, पहला गलत है, पहला गलत हो जाएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना की गई थी यह 1987 नहीं बल्कि 1975 में किया गया था। ठीक है, 1975 में किया गया था। दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। बैंक और इसके मुख्यालय, जैसे आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई में, भारतीय यूनिट ट्रस्ट का कोलकाता में है, राष्ट्रीय आवास बैंक का है नई दिल्ली में और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का लखनऊ में है। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, ये बात बिल्कुल सही है। भारतीय यूनिट ट्रस्ट, इसका मुख्यालय कोलकाता नहीं, इसका मुख्यालय भी मुंबई में है। ठीक है, और जो आपका राष्ट्रीय आवास बैंक है इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का लखनऊ में है। सही आंसर सी हो जाएगा। बी गलत है, बाकी तीनों विकल्प सही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्य नहीं है? साख का सृजन करना, साख का नियमन, नोटों का निर्गमन या फिर विदेशी व्यापार का नियमन। इसका सही आंसर क्या होगा कूट के हिसाब से बताइए। देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। साख का सृजन करना और विदेशी व्यापार का नियमन करना, यह दोनों कार्य आरबीआई के नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। बाकी साख का नियमन किया जाता है इसके द्वारा, बिल्कुल बात सही है, और नोटों का निर्गमन भी आरबीआई करता है, ये बात भी ठीक है। सही आंसर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही है। रेपो दर में कमी से बैंकों की साख सृजन क्षमता में वृद्धि होती है। अनुसूचित बैंक सस्ती दर पर अधिक ऋण दे सकती हैं। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात लिक्विडिटी रेशियो जो है, जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, इसके बारे में कौन सा विकल्प सही है? भारत में सबसे पहले बैंकों में वैधानिक तरलता अनुपात को 1950 में लागू किया गया था। रिजर्व बैंक द्वारा वैधानिक तरलता अनुपात में कमी करके बैंकों के साख सृजन में वृद्धि की जाती है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर भी हो जाएगा। दूसरा सही है लेकिन पहला गलत हो जाएगा। दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। इसकी अगर हम बात करें, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 24(2) सब क्लॉज ए के अंतर्गत सबसे पहले इसे स्थापित किया गया था। ठीक है, और इसे जो स्थापित किया गया था या फिर इसे जो लागू किया गया था, लगाया गया था, वो सबसे पहले 1949 में लगाया गया था। 1949 में, क्योंकि 1950 में। पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है, दूसरा सही है। यूनिवर्सल, बाकी ये ऑप्शन आप लोग समझ ही रहे होंगे। रिजर्व बैंक द्वारा वैधानिक तरलता अनुपात में कमी करके बैंकों के साख सृजन में वृद्धि की जाता है। इसका मतलब क्या है? जैसे कल बताया गया था आपको लोगों को डिटेल में, जैसे एसएलआर जो है बैंकों का, यह एक अनिवार्य वो हिस्सा होता है जो अपने वो कुल पूंजी जमा राशि में से निकाल करके बाहर रखते हैं, जिसका उपयोग वह किसी उद्देश्य से ऋण लेने देने के लिए अर्थव्यवस्था से, मतलब ये करेंसी या पैसा जो रखा जाता है वो बाहर हो जाता है। ठीक है, और अगर आरबीआई एसएलआर में कमी करता है तो अर्थात बैंकों के पास पैसा अधिक होगा, अर्थात साख सृजन में इनकी वृद्धि होगी। एसएलआर में अगर वृद्धि होता है तो साख सृजन में क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। और एसएलआर में अगर कमी करता है आरबीआई तो इनके साख सृजन में वृद्धि होगा। ठीक है, तो यह जो है दूसरा आपका सही हो जाएगा, पहला गलत है। ठीक है, और वर्तमान समय में जो एसएलआर है 19 या 20% है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में देखिए, सामाजिक आर्थिक असमानता को कम करने के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना इसी उद्देश्य से लागू किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? कूट के हिसाब से बताइए इसका सही आंसर क्या है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी। भारतीय अर्थव्यवस्था को समावेशी विकास में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से किन कारकों को सम्मिलित नहीं किया जाता है? राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर, ग्रामीण विकास, कृषि विकास या फिर कृषकों को पर्याप्त साख। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? समावेशी विकास में वृद्धि के लिए कौन से कारक शामिल नहीं है यह बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर यह इसमें शामिल नहीं है। बाकी ग्रामीण विकास यह है, कृषि विकास और कृषि या कृषकों को पर्याप्त साख, ये भी जो है समावेशी विकास के अंतर्गत या समावेशी विकास में वृद्धि को इंडिकेट करता है। लेकिन राष्ट्रीय आय की ऊंची वृद्धि दर यह समावेशी विकास को इंडिकेट नहीं करता है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प इसमें सही नहीं है? कुछ फसल दिए गए हैं और देश, जैसे रबड़ थाईलैंड में इसका उत्पादन होता है, कॉफ़ी का मंगोलिया में, नारियल का इंडोनेशिया और गन्ना का ब्राज़ील। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, रबड़ उत्पादन में थाईलैंड पहले नंबर पे है। ठीक है, इंडोनेशिया इसमें दूसरे नंबर पे है। इंडोनेशिया जो है यह दूसरे नंबर पे है। ठीक, कॉफ़ी की बात करें, कॉफ़ी उत्पादन में पहले नंबर पे जो है वह मंगोलिया नहीं बल्कि ब्राज़ील है। ठीक है, ब्राज़ील पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे है आपका वियतनाम। वियतनाम तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया है। ठीक है, और जो आपका नारियल उत्पादन है, नारियल उत्पादन की अगर हम बात करें, इसमें इंडोनेशिया पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे फिलीपींस है। नारियल उत्पादन में दूसरे नंबर पे फिलीपींस है। फिलीपींस है।
तीसरे नंबर पे आपका भारत है, ये याद रखिएगा, ठीक है। नारियल उत्पादन में तीसरे नंबर पे भारत है। गन्ना उत्पादन में ब्राज़ील पहले नंबर पे है और भारत जो है इसमें दूसरे नंबर पे है, ये भी याद रखिएगा। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। कॉफ़ी उत्पादन में पहले नंबर पे ब्राज़ील है, दूसरे नंबर पे वियतनाम और तीसरे नंबर पे इंडोनेशिया है। इसका सही आंसर भी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? कौन भारत में भूमि सुधार का भाग नहीं है? बहुफसली योजना, भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, काश्तकारी सुधार या फिर जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। कौन भूमि सुधार का पार्ट नहीं है, आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बहुफसली योजना है, यह भूमि सुधार से संबंधित नहीं है। सही आंसर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन इसका सही है। बाकी तीनों भूमि सुधार से संबंधित है। भारत में निम्नलिखित में से किसे काश्तकारी सुधार के उपायों में शामिल नहीं किया जाता है? लगान का विनियमन, कार्यालय की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा और भारत के सभी राज्यों में इसे लागू है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा। भारत के सभी राज्यों में लागू है, ये बात गलत है, ठीक है, ये बात गलत हो जाएगा। तो सही आंसर इसका जो है वो डी हो जाएगा। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार निम्नलिखित में से कितना सुनिश्चित किया गया है? 5 हेक्टेयर से अधिक। सीमांत कृषक जो है या कितने हेक्टेयर के अंतर्गत जो अगर भूमि है तो उन्हें हम सीमांत कृषक कहेंगे। 5 हेक्टेयर से अधिक है, 2 हेक्टेयर से 4 हेक्टेयर के बीच में है, 1 हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर या फिर 1 हेक्टेयर से कम। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है, ऑप्शन डी इसका सही है। देखिए जोत के आकार जो है कृषि संगणना जो 2015-16 आया था, इसमें इसका कुछ निर्धारण किया गया था, ठीक है। जैसे भारत में सीमांत जोत किसे कहा जाता है? जिनके पास सीमांत, जिनके पास जो भूमि है वह 1 हेक्टेयर से 1 हेक्टेयर से कम है, ठीक है। और अगर जो है इसमें उसके बाद आ जाएंगे आपके 1 हेक्टेयर से कम है, फिर आपके आ जाएंगे इसके बाद मध्यम जोत, ठीक है। 1 सेकेंड, सीमांत कृषक, लघु कृषक आएंगे, ठीक है, मध्यम नहीं। लघु कृषक आएंगे जिनके पास भूमि जो है 1 हेक्टेयर से लेकर के 2 हेक्टेयर के बीच में होती है। फिर आएंगे आपके अर्ध मध्यम जोत, अर्ध मध्यम जोत या अर्ध मध्यम किसान, जिसके पास भूमि जो है 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में होती है, ठीक है। उसके बाद है आपके मध्यम जोत का आकार आता है। मध्यम जोत का जो आकार है वो 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में होता है। उसके बाद है आपका बड़े जोत का आकार जो 10 हेक्टेयर से अधिक होता है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसका सही आंसर डी है। भारत में सकल घरेलू उत्पाद में, भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित जो प्रक्षेत्र हैं इनका निम्नलिखित में से कितना योगदान है? कृषि से संबंधित जो भारत के जीडीपी में कृषि और उससे संबंधित जो सेक्टर है इसका कुल कितना योगदान है ये आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 16%, ऑप्शन है, ठीक है। देखिए इसमें भारत की जनसंख्या जो है वो 50% से अधिक कार्य करती है, लेकिन इसका योगदान जो जीडीपी में वो 16% ही है। तो आप सोच सकते हैं कि इसकी जो प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी है वो कितनी है। नेक्स्ट देखिए इसमें कुछ फसल दिया गया और सबसे बड़ा उत्पादक राज्य दिया गया, उसे आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुल खाद्यान्न के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है। कुल खाद्यान्न उत्पादन में, मूंगफली उत्पादन में गुजरात पहले नंबर पे है। सोयाबीन के उत्पादन में है मध्य प्रदेश और सरसों के उत्पादन में राजस्थान। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4, 3, 2, 1 ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। नागरिक पंजीकरण प्रणाली के अंतर्गत निम्नलिखित में से कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है? 15, 26, 21 या फिर 30। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 21 दिन के भीतर। 21 दिन के भीतर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही है। वर्तमान में भारत की जनसंख्या वृद्धि निम्नलिखित में से किस दौर से गुजर रही है? निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर, सतत वृद्धि, स्थिर जनसंख्या या फिर तीव्र उच्च विकास। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उच्च वृद्धि दर से गुजर रही है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। भारत के जनसंख्या के संदर्भ में अगर हम बात करें तो इसके जनसंख्या को जो डिवाइड किया गया है, जैसे भारत की जनसंख्या के संदर्भ में बात हो रही है, ठीक है। भारत की जनसंख्या का जो संक्रमण काल है, संक्रमण काल यह माना जाता है 1901 से लेकर के 1921 ईस्वी तक भारत की जो जनसंख्या है वो अपने संक्रमण काल में थी। और इसमें जो धीमी गति से जो वृद्धि हुआ था, गति से जो वृद्धि हुआ था यह 1921 से लेकर के 1951 तक है, ठीक है। 1921 से लेकर के 1951 तक है, ठीक है। और उसके बाद उत्तरोत्तर वृद्धि जो हुआ है, उत्तरोत्तर वृद्धि जो हुआ है ये अगर हम बात करें, यह जो है आपका
1951 से लेकर के 1981 तक है उत्तरोत्तर वृद्धि देखने को मिला है। ठीक है, और जनसंख्या विस्फोट जनसंख्या विस्फोट के अंतर्गत यह जो है आपका 1981 से लेकर के 2011 तक का आता है। और उसके बाद जो है आपका 2011 के बाद भारत की जो जनसंख्या है निश्चित रूप से गिरने की प्रवृत्ति के साथ उत्तरोत्तर या उच्च वृद्धि दर के साथ बढ़ रही है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ए। ठीक है, ऑप्शन ए। और यह जो है जो भारत 2020 का चतुर्थांश, भारत जो है चतुर्थांश इसका जो रिपोर्ट आया था जिसके अंतर्गत बताया गया था कि भारत 2020 के बाद भारत की जो जनसंख्या है वह चतुर्थ अवस्था में प्रवेश कर चुकी है। ठीक है, तो यह भी याद रखिएगा, जो भारत की जनसंख्या है 2020 के बाद चतुर्थ अवस्था में प्रवेश कर गई है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए घटती हुई जन्म दर और बढ़ती हुई मृत्यु दर आवश्यक है। अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर दोनों नियंत्रित होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर बी है। दूसरा सही है, पहला गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला गलत है। अस्थायी जनसंख्या संरचना की स्थिति में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही नियंत्रित तथा नीची दर पर बनी रहती है, अर्थात दोनों में ही परिवर्तन समान दर से होता है। ठीक है, जिससे जनसंख्या स्थिर बनी रहती है। तो सही आंसर इसका भी हो जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि अस्थायी जनसंख्या संरचना के लिए घटती हुई जन्म दर और बढ़ती हुई मृत्यु दर, अगर ऐसा होगा तो जनसंख्या वृद्धि ना होगी, जनसंख्या में कमी नहीं होगी। कि इसमें जो जन्म दर है, जन्म दर जो है वो कम हो रहा है और मृत्यु दर अधिक हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्योंकि जो अस्थायी जनसंख्या होती है इसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों का संतुलन पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी दूसरा सही है, पहला गलत। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के बारे में देखिए। जनसंख्या की वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी में होती है, जीविकोपार्जन के साधन में समानांतर श्रेणी में वृद्धि होती है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही। और इसका मतलब क्या है, जैसे जनसंख्या में जो वृद्धि होती है वो गुणज में होती है, जैसे 2 फिर 4 हो गया, फिर 8 हो गया, फिर 16 हो गया, इस तरह से जनसंख्या बढ़ती है। ठीक है, और जो जीविकोपार्जन या कह सकते हैं कि जो संसाधन है इसमें जो वृद्धि होती है यह समानांतर क्रम में होती है। ठीक है, 1 फिर 2 फिर 3। ठीक है, तो यह जो संसाधन है इस जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होता है। ठीक है, तो यही जो सिद्धांत है माल्थस द्वारा दिया गया था और इसी को माल्थस का जो समानांतर श्रेणी का सिद्धांत या गुणोत्तर श्रेणी का सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष से प्रारंभ की गई थी? 1921, 1981, 11 या फिर 1931? इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी 1881 रिपन के समय से जो है नियमित जनगणना प्रारंभ हो गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा। फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसके तहत दोषी को जेल से एक निश्चित अवधि के लिए रिहा किए जाने के बावजूद सजा जारी रहती है। इसका उद्देश्य कैदियों को अच्छा आचरण बनाए रखने के लिए प्रेरित करना और जेल में अनुशासित रहना है। इसे जेल के उप निरीक्षक द्वारा दी जाती है या फिर इसे संभागीय आयुक्त द्वारा दी जाती है। कौन सा विकल्प इसमें से फरलो, ये फरलो के बारे में कौन सा विकल्प सही है आपको बताना है। सॉरी, कौन सा विकल्प गलत है यह बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसे संभागीय आयुक्त द्वारा दिया जाता है, यह गलत है। बाकी तीनों विकल्प इसके बारे में सही हो जाएंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गलत है। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने धर्म परिवर्तन प्रतिषेध विधेयक को पारित किया है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश या फिर हरियाणा? किसके द्वारा यह पारित किया गया है? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान द्वारा। ऑप्शन बी। भारत और अमेरिका द्वारा शुरू किया गया मिशन 500 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, सैन्य अभ्यास या फिर द्विपक्षीय व्यापार? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यह द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित है। ठीक है, यह जो है द्विपक्षीय व्यापार से संबंधित है। तो सही आंसर इसका जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या? मिशन 500 की अगर हम बात करें तो यह भारत और अमेरिका द्वारा टारगेट रखा गया है कि 2030 तक इनका जो द्विपक्षीय व्यापार है यह $500 बिलियन तक पहुंचाना है। ठीक है, $500 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है, कब तक? 2030 तक। याद रखिएगा, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। हाल ही में भारत द्वारा INDUS इंडस इनोवेशन का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस देश के साथ मिलकर किया गया? अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया या फिर जापान? यह किया गया है भारत और अमेरिका द्वारा। ठीक है, अर्थात भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर के किया है। तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, INDUS मतलब इंडिया US इनोवेशन, इसकी शुरुआत की गई है भारत और अमेरिका द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, भारत के परमाणु ऊर्जा मिशन के बारे में देखिए। इसके तहत 2047 तक
100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कौन सा विकल्प इसका सही है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता को बढ़ाने के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन की शुरुआत की गई थी, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। बाकी अगर इसके बारे में कुछ देखें तो 47 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा हासिल करने की बात की गई है, 70 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने की बात की गई, ये बात भी ठीक है। और वर्तमान समय में भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का लगभग 75% के लिए कोयले जैसे जो पारंपरिक साधन है उस पर डिपेंड करता है, जिसको कम करने पर बल दिया जा रहा है। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी है। आय असमानता पर ऑक्सफैम रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सबसे धनी 1% लोगों के पास अब वैश्विक संपत्ति का 45% हिस्सा है। दुनिया भर में 10 में से एक महिला प्रतिदिन $2.15 से भी कम आय के साथ अत्यधिक गरीबी में रह रही है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। बाकी ये रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसका प्रकाशन जो है ऑक्सफैम द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इसके बारे में दोनों विकल्प सही हैं। और ऑक्सफैम की अगर हम बात करें तो 1942 में ब्रिटेन में इसकी स्थापना की गई थी और ऑक्सफैम कमेटी द्वारा यह रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है। इसकी स्थापना भी अगर पूछ ले तो वो भी याद रखिएगा, 1942 में ब्रिटेन में किया गया था। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। हाल ही में पेंडोरा मिशन के बारे में किस देश ने लॉन्च किया है पेंडोरा मिशन को? अमेरिका, जापान, भारत या फिर चाइना? इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, पेंडोरा मिशन की शुरुआत की गई अमेरिका द्वारा, ऑप्शन है। ठीक है, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा एक्सोप्लैनेट के अध्ययन के लिए पेंडोरा मिशन को लॉन्च किया है। ठीक है, तो सही आंसर इसका ए हो जाएगा। और अगर हम इसकी बात करें तो यह जो पेंडोरा है यह लघु उपग्रह है जिसे बाह्य ग्रहों के वायुमंडल और उनके मेजबान जो तारे हैं उनकी विशेषताओं के बारे में पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया और इसे प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है, 2025 के लास्ट में इसे क्या किया जाएगा? इसे प्रक्षेपित किया जाएगा। ठीक है, और यह जो है बाह्य ग्रह जो है जो एक्सो प्लैनेट है इनके वायुमंडल का विश्लेषण करेगा और जानकारी पृथ्वी पर भेजेगा। ठीक है, सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन में। हाल ही में चर्चा में रहा सेरेगेटी संरक्षण क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में अवस्थित है? युगांडा, केन्या, साउथ अफ्रीका या फिर तंजानिया? सेरेगेटी संरक्षित क्षेत्र किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, तंजानिया में। ठीक है, सेरेगेटी यह है पशु प्रवास की अगर हम बात करें तो प्रतिवर्ष अफ्रीकी देश तंजानिया के सेरेगेटी संरक्षित क्षेत्र से केन्या के मसाई मारा रिजर्व की ओर नए चारागाह की तलाश में वाइल्ड बिस्ट, जेबरा और अन्य जानवरों का प्रवास पृथ्वी पर स्तनधारियों का सबसे बड़ा प्रवास माना जाता है। ठीक है, और इसी को सेरेगेटी पशु प्रवास कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, और यह पशु प्रवास का पहला चरण जनवरी से मार्च के दौरान होता है और बृहद स्तर पर होने वाले इस प्रवास को 2013 में अफ्रीका के 7 प्राकृतिक आश्चर्यों में से एक माना गया था, तो ये भी याद रखिएगा, इसका सही आंसर डी है। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताना है कौन सा विकल्प सही सुमिलित है। सक्कर कोट्टई पक्षी अभयारण्य है तमिलनाडु में और थेरथंगल पक्षी अभयारण्य केरल में है। खेचे ओपलरी आर्द्रभूमि है सिक्किम में और उधवा झील है झारखंड में। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसमें आपका सक्कर कोट्टई पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु में, बात बिल्कुल ठीक है। थेरगल पक्षी अभयारण्य केरल नहीं, ये भी तमिलनाडु में है। ठीक है, ये भी तमिलनाडु में है, तो बी गलत हो जाएगा, बाकी तीनों विकल्प इसके सही हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत के पहले स्वदेशी स्वचालित बायो मेडिकल अपशिष्ट निपटान प्रणाली का निम्नलिखित में से किस स्थान से शुभारंभ किया? दिल्ली, ऋषिकेश, जयपुर या फिर गोरखपुर? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, दिल्ली से किया गया। ठीक, ऑप्शन है। कंपनी अधिनियम 2013 भारत में कॉर्पोरेट शासन का आधार प्रदान करती है। CSR गतिविधियों पर कंपनी द्वारा प्रत्येक वित्त वर्ष में पिछले 3 साल के औसत शुद्ध लाभ का 2% खर्च करने की बात की गई है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। MSME के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह कृषि के बाद सर्वाधिक रोजगार के अवसर सृजित करता है, या कह सकते हैं कि कृषि के बाद सबसे अधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है और देश के कुल निर्यात में इसकी जो हिस्सेदारी है लगभग 45% है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों बात सही है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और इसकी हिस्सेदारी की अगर हम बात करें देश की कुल GDP में जो आपका MSME सेक्टर है, MSME सेक्टर जो है इसका देश की GDP में जो हिस्सेदारी है लगभग 30% के आसपास है, लगभग 30% के आसपास है। और विनिर्माण क्षेत्र में जो इसकी भागीदारी है, विनिर्माण क्षेत्र में जो इसकी भागीदारी है वो लगभग 36% है। विनिर्माण क्षेत्र में इसकी भागीदारी 36% है और भारत में यह वर्तमान समय में लगभग 12 करोड़ लोगों को रोजगार देता है। ठीक है, 12 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करता है। इसके साथ साथ
एमएसएमई क्षेत्र या देश के कुल निर्यात में इसकी जो हिस्सेदारी है, देश के कुल निर्यात में इसकी जो हिस्सेदारी है यह 45% है, जिसे सरकार द्वारा बढ़ा करके 60% करने का लक्ष्य रखा गया है। ये भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। वर्तमान समय में एमएसएमई की हिस्सेदारी निर्यात में 45% है, जिसे बढ़ा करके 60% करने का लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार द्वारा। ठीक है, तो इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। दोनों विकल्प सही है। ठीक, बाकी जो कुछ फैक्ट हैं, डाटा जो है वो याद रखिएगा। भारतीय मानक ब्यूरो ने अनेक भारतीय उद्योगों को ISO 9001 और ISO 9002 प्रमाण पत्र प्रदान किया है। नई औद्योगिक नीति के बाद उद्योग स्थापना है तो लाइसेंसिंग प्रणाली में अत्यधिक उदारता आई है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सही आंसर इसका सी है। और बाकी अगर इसकी हम बात करें, 24 जुलाई 1991 को यह प्रणाली जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा जो गुणवत्ता प्रबंधन मानकों के आधार पर जो रेटिंग दी जाती है, इसकी सबसे पहले जो शुरुआत की गई थी 1991 में की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि वैश्विक स्तर या भारत में LPG रिफॉर्म आया था। जो विदेशी कंपनियां में हैं, जो विदेशी कंपनियां भारत में आने लगी, निवेश होने लगा और भारत में उत्पादन करने लगी, तो उनके टक्कर देने के लिए कि भारत में भी जो सामान बनते हैं, जो उनकी जो मतलब जो प्रोडक्शन होता है वो गुणवत्तापूर्ण है, और इस गुणवत्ता को सूचित करने के लिए, इस गुणवत्ता को इंडिकेट करने के लिए ISO प्रमाण पत्र दिया जाता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका सही हो जाएगा। दोनों विकल्प सही है। सबसे पहले 1991 में दिया गया था। गिल्ट एज्ड बाजार के बारे में देखिए। इसे भारतीय प्रतिभूति बाजार के रूप में भी जाना जाता है और यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समर्थित सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों के बाजारों को संदर्भित करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इसमें सम्मिलित नहीं है? एक्जिम बैंक का स्थापना 1982 में हुआ था, नेशनल हाउसिंग बैंक का 1988 में, IDBI का 1964 और सिडबी का 1989। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है? सॉरी, कौन सा विकल्प सही है? कोड के हिसाब से सही आंसर का चयन करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, एक्जिम बैंक का स्थापना 1982 में हुआ था, नेशनल हाउसिंग बैंक का 1988, IDBI 1964 और सिडबी 1989। ठीक है, चारों विकल्प सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्रिसिल के संदर्भ में देखिए, उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है, कंपनी की साख की स्थिति का मूल्यांकन करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्रिसिल जो है यह क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, जो किसी कंपनी या किसी देश की सरकार की रेटिंग करती है कि यह कंपनी जो है कितनी स्वस्थ है। स्वस्थ होने का मतलब ये है कि यह दिवालिया होने का खतरा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि बहुत ज़्यादा यह कंपनी ऋण ओढ़ लिया हो, ठीक है, जिससे कि यह कुछ समय बाद दिवालिया हो जाए। तो इसकी जो है स्वस्थता, या कह सकते हैं कि उसकी जांच करती है कि वर्तमान समय में यह कंपनी किस स्तर की है। ठीक है, और यह जांच क्रिसिल द्वारा किया जाता है। मतलब क्रिसिल जो है एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। सही आंसर इसका भी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रम गहन उद्योगों के अंतर्गत होटल, रेस्तरां, गहरी कोयले की खदानें आदि शामिल की जाती हैं। श्रम गहन उद्योग के अंतर्गत श्रम गहन उद्योगों में श्रम मूल्य का महत्व पूंजी मूल्य की तुलना में अधिक होता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए, इसका अगर हम बात करें सही आंसर सी हो जाएगा। दोनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। सूची फर्स्ट को इसमें सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। जूट का सामान जो और उत्पादक केंद्र है। जूट का सामान कहाँ बनता है? देखिए, जूट का सामान जो बनाया जाता है वह टीटागढ़ बनाया जाता है। ठीक, टीटागढ़ में बनाया जाता है जूट का सामान। रेशमी वस्त्र बनाया जाता है बेंगलुरु में रेशमी वस्त्र बनाया जाता है। ऊनी वस्त्र कहाँ बनाया जाता है? ऊनी वस्त्र जो है बनाया जाता है लुधियाना में, और ऊनी कालीन बनाया जाता है भदोही में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4, 3, 2, 1 ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही है। भारत में तेल कीमतों का निर्धारण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? वित्त मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय, तेल कंपनी या फिर संबंधित राज्य सरकार। भारत में तेल कीमतों का निर्धारण कौन करता है? देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तेल कंपनियां भारत में तेल की कीमत जो है, तेल का जो मूल्य है उसका निर्धारण करती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष उदार औद्योगिक नीति को अपनाया था? 1948, 85, 56 या फिर 91? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यह किसकी बात कर रहा है? जो LPG रिफॉर्म आया था उसी की बात कर रहा है। ठीक है, LPG रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, तो सही आंसर इसका डी है, 1991। ठीक है, भारत सरकार द्वारा 1991 में अपनाया गया था LPG रिफॉर्म। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अखिल भारतीय खादी और ग्रामीण उद्योग बोर्ड की स्थापना की गई थी? प्रथम योजना, तृतीय, चतुर्थ या फिर द्वितीय? कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम योजना। ठीक है, देखिए 1947 में एक लघु उद्यम बोर्ड की स्थापना की गई थी, और प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस लघु उद्यम बोर्ड को विभाजित करके अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। भारत के निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सा एक तृतीय के क्षेत्र में शामिल नहीं है? व्यापार एवं परिवहन, वित्त एवं वास्तविक स्थावर संपदा, वानिकी और मत्स्यिकी और होटल। कौन इसमें से
तृतीय के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। वानिकी और मत्स्यन ये सभी जो है प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, यह सभी जो है प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे वस्तु एवं सेवा कर के दायरे से बाहर रखा गया है? अतिरिक्त सीमा शुल्क, सेवा कर, विद्युत या फिर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क। किसे इसमें जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर से बाहर रखा गया है, ये बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत को, ठीक है। 1 जुलाई 2017 से पूरे देश में प्रभावी हुआ था जीएसटी, ठीक। और इसमें अगर हम बात करें, इसे जो बांटा गया है, जैसे केंद्रीय कर के अंदर केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, विशेष अतिरिक्त सीमा कर और अधिकार या उपकर, जो आपका सेस और सेस चार्ज होता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और राज्यों में जो वैट है, वैल्यू एडिड टैक्स, राज्य मूल्य वर्धित कर हो गया, मनोरंजन कर, केंद्रीय बिक्री कर, चुंगी एवं प्रवेश कर, क्रय कर, विलासिता कर, लॉटरी, सट्टा एवं जुए पर कर, ठीक है, ये सभी हैं। लेकिन इसमें विद्युत जो है नहीं आता है, ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति का निर्धारण करता है? योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, वित्त आयोग या फिर आरबीआई। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर भी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है, ऑप्शन बी। राजकोषीय घाटे के बारे में देखिए, राजकोषीय घाटा कुल व्ययों की कुल प्राप्ति पर अधिकता को प्रदर्शित करता है। इसे भारत में सुखमय चक्रवर्ती समिति की सिफारिश पर 1997-98 में शामिल किया गया था। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। दोनों विकल्प राजकोषीय घाटा के बारे में दोनों विकल्प सही हैं। लेफर वक्र के बारे में देखिए, यह कर राजस्व की प्राप्ति एवं कर की दर के बीच संबंध को व्यक्त करता है। उच्च कर की दर का अपवंचन को बढ़ावा देता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? फूड के हिसाब से बताइए इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है, देखिए अगर ये हम आपको बताएं और सीधे शब्दों में समझाएं तो ये देखिए जैसे ये आपका वक्र हो गया, ठीक है, लफर वक्र। जो लेफर हैं इन्होंने क्या कहा था कि सरकार द्वारा जो कर का दर है, सरकार द्वारा जो कर का दर है, कर के दर को न बढ़ा करके इसके दायरे का विस्तार करना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब क्या है? जैसे कि मान लीजिए वर्तमान समय में 10% लोगों पर कर लग रहा है और इनकी कुल आय का 20% कर के रूप में लिया जा रहा है, ठीक है, 20% कर के रूप में लिया जा रहा है। तो इन्होंने कहा था कि यह जो दर है, ये जो दर है इसको कम किया जाए और यह जो दायरा है इसको बढ़ाया जाए, ठीक है। ये जो दर है इसको कम किया जाए और दायरे को बढ़ाया जाए। मतलब जो है कम से कम जो यह दर है इसको कम करके 15% कर दिया जाए, 15% कर दिया जाए, और यह जो दायरा है इसको 10% से बढ़ा करके 20% कर दिया जाए। जैसे अगर कर के दर को आप कम करेंगे तो और भी बहुत लोग ऐसे होंगे ना जो इस दायरे में आ जाएंगे, जिनकी मतलब आय उतनी होगी कि यह जो है मतलब टैक्स वो दे पाएँ। तो यही इन्होंने कहा था कि जो दर है उसको कम किया जाए और 20% से आप 15% कर दीजिए और दायरा जो 10% है इसको बढ़ा करके 20% कर दीजिए, और जो कर की प्राप्ति होगी वह स्वतः ही बड़ी वृद्धि हो जाएगी कर की प्राप्ति में, ठीक है। तो यही इनके द्वारा कहा गया था। और ये भी इन्होंने कहा था कि इसके पीछे अगर एक हमें फ़ायदा जो होगा कि अगर हम कर के दर को कम करते हैं, कर के दर को कम करते हैं तो लोगों के द्वारा जो कर चोरी की जाती है वो कम की जाएगी और इसके दायरे में वृद्धि होगी, जिससे कर की प्राप्ति अधिक होगी, ठीक है। तो यही इनके द्वारा समझाया गया था एक वक्र के माध्यम से, ठीक है। सही आंसर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। भारत में निम्नलिखित में से किसी राजकोषीय नीति के उद्देश्य से, भारत में निम्नलिखित में से किसी राजकोषीय नीति के उद्देश्य में शामिल नहीं किया जाता है? तरलता पर नियंत्रण, राष्ट्रीय आय में वृद्धि, मंदी पर नियंत्रण या फिर रोजगार सृजन। कौन सा विकल्प इसमें शामिल नहीं है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, तरलता पर नियंत्रण, ठीक है, यह इसमें शामिल नहीं है, ठीक। रिवर्स रेपो दर के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? इसके आधार पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराती है। इसमें कमी से तरलता में वृद्धि, उपभोग व्यय पर निवेश में वृद्धि और समृद्धि दर में भी वृद्धि होती है। इसके बारे में कौन सा विकल्प सही है? कूट के हिसाब से बताइए। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, दूसरा आपका सही है, पहला गलत हो जाएगा, ठीक है, पहला गलत है। रेपो दर की बात करें, रेपो दर वह ब्याज दर है जिसके आधार पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराती है, ठीक है, किस पे? रेपो दर पे। तो रेपो दर उसे कहा जाता है। और इसमें क्या कह रहा है कि इसके आधार पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराती है, ठीक है। इस आधार पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण उपलब्ध कराती है, ठीक है। एक सेकेंड, ये रिवर्स रेपो है, ठीक है। और आरबीआई जो वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराती है वह रिवर्स रेपो दर नहीं है, रेपो दर है, ठीक है। मैं भी कहूँ यार कहाँ क्वेश्चन कहाँ गलत हो रहा है, ठीक है। देखिए
जो आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराती है वो रेपो दर पे कराती है, और इसमें दिया क्या, रिवर्स रेपो दर दिया है। ठीक है, तो दूसरा तो आपका सही हो जाएगा, पहला गलत। रिवर्स रेपो दर क्या है, जैसे मान लीजिए अगर बैंकों के पास पैसे अधिक हैं, बैंकों के पास पैसे ज़्यादा हैं, तो यह आरबीआई के पास रख सकती हैं। ठीक है, और बदले में आरबीआई इनको प्रतिभूति देंगी जिस पर जो है इनको ब्याज मिलेगा, और जब यह पैसा आरबीआई इनको वापस करेगी तो यह जो है प्रतिभूति इनको दे देगी। ठीक है, तो यह जो है रिवर्स रेपो। इसे ये भी कहा जाता है जैसे बोलचाल में कि जो रिवर्स रेपो दर वो दर है जिस पर बैंक आरबीआई को उधार देती हैं। ठीक है, तो ये भी आप बोल सकते हैं। तो दूसरा आपका सही हो जाएगा, पहला गलत है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नियो बैंक के बारे में सही नहीं है। फिनटेक कंपनियों के लिए प्रयुक्त होता है जिनकी केवल डिजिटल उपस्थिति होती है। यह बचत खाता, क्रेडिट कार्ड, म्यूचुअल फंड और सावधि जमाएं आदि बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है और इन्हें सिडबी से लाइसेंस प्राप्त होता है। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इन्हें सिडबी से लाइसेंस प्राप्त होता है, यह गलत है। ठीक है, इनकी अगर हम बात करें तो इन्हें जो है आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त होता है। ठीक है, डी। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी एनबीएफसी के बारे में देखिए, यह भुगतान तथा जमा प्रणाली का हिस्सा नहीं होती हैं। इसमें जमाकर्ताओं को बीमा सुविधा उपलब्ध नहीं होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प इसका सही है। निम्नलिखित में से किसे एनपीए के उत्तरदायी, जो नॉन परफॉर्मेंट एसेट है, इसके उत्तरदायी कारकों में शामिल नहीं किया जाता है। कृषि में अनिश्चितता, वैश्विक मंदी, दोहरा तुलन पत्र की समस्या, रोजगार सृजन की कमी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, रोजगार सृजन की कमी। ये आपका सही है। ठीक है, यही गलत है, बाकी विकल्प सही हो जाएंगे। टियर फर्स्ट पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह बैंकों की मूल तथा सर्वाधिक अस्थायी पूंजी होती है। यह बैंकों को आकस्मिक हानियों के विरुद्ध तत्काल सहायता उपलब्ध कराती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प इसका सही है। प्राथमिकता प्राप्त उधारी क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथन देखिए। इसके अंतर्गत स्टार्टअप को 50 करोड़ रुपए तक का बैंक ऋण दिया जाता है, और इसके अंतर्गत ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सोलराइजेशन हेतु सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए किसानों को ऋण प्रदान किया जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। पहला दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन बी सही है। एस्क्रो खाता के बारे में देखिए। इस खाते के अंतर्गत गिरवी रखी गई धनराशि को पूर्व स्वीकृत शर्तों के निष्पादन तक अवरुद्ध रखा जाता है, और इस खाते की प्रकृति अस्थायी होती है। इसका सही आंसर क्या है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। मुद्रा के अवमूल्यन के संदर्भ में देखिए, किसी देश की केंद्रीय बैंक या सरकार द्वारा आधिकारिक रूप से मुद्रा के मूल्यांकन में कमी कर देना। इसका उद्देश्य घरेलू बाजार से निर्यात को अपेक्षाकृत सस्ता बना करके विदेशी निर्यात को प्रोत्साहित करना होता है। आपको बताना है कौन सा विकल्प इसके बारे में सही है। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। चेलाइया समिति के बारे में देखिए। यह जो है किस क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर, बैंकिंग प्रणाली, आयात निर्यात, या फिर इनमें से कोई नहीं। राजा चेलाइया समिति का संबंध किससे है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों में सुधार से संबंधित है राजा चेलाइया समिति। और इसकी अगर हम बात करें, 1991 में राजकोषीय सुधार जो किया गया था इस रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा आपका ये। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद जो आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, इसकी स्थापना कब की गई थी। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका स्थापना 6 अगस्त 1952 को किया गया था, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 6 अगस्त 1952 को। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में कौन सा विकल्प गलत है। इस श्रेणी के निवेशक को कंपनी की परिसंपत्ति में प्रत्यक्ष स्वामित्व प्राप्त होने के साथ साथ व्यापार व प्रबंधन में भी प्रभावी नियंत्रण प्राप्त होता है। किसी विदेशी निवेशक को किसी भारतीय कंपनी में निवेश परिणाम स्वरूप 15% या इससे अधिक शेयर प्राप्त हो जाता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है, देखिए, अगर हम बात करें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, अरविंद मायाराम समिति की सिफारिश के आधार पर सेबी द्वारा निर्धारित किया गया था कि यदि किसी विदेशी निवेशक को किसी भारतीय कंपनी में निवेश के परिणामस्वरूप 10% या इससे अधिक शेयर प्राप्त हो जाए तो इस प्रकार का निवेश विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या एफडीआई कहलाता है। तो ये जो क्राइटेरिया है, यह आपका ये जो आपका क्राइटेरिया है वो आप इसमें क्या दिया, कौन सा विकल्प सही नहीं है ना, तो हाँ, दूसरा आपका गलत है। यह 15% नहीं बल्कि 10% है। ठीक है, अगर 10% से अधिक किसी विदेशी कंपनी को किसी भी कंपनी में शेयर प्राप्त हो जाता है तो मतलब जो है उसका ये है कि वह उसका एफडीआई के रूप में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में उसमें निवेश किया गया। ठीक है, दूसरा गलत है, पहला सही। मुद्रा का मूल्यह्रास के संदर्भ में देखिए, मांग पूर्ति पर आधारित घरेलू मुद्रा के मूल्यांकन में गिरावट या कमी को दर्शाता है। इससे सरकार और केंद्रीय बैंक की कोई भूमिका नहीं होती है। कौन मुद्रा मूल्यह्रास के बारे में सही है।
इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें सही आंसर इसका सही है, दोनों विकल्प इसका सही है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा। लॉरेंज वक्र आय विषमता को दर्शाने वाला ग्राफ है। कुजनेट्स वक्र आर्थिक विकास और पर्यावरण के मध्य संबंध को प्रदर्शित करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। ठीक है, लॉरेंज वक्र जो सापेक्ष गरीबी मापने की एक विधि है और इसे सबसे पहले जो लॉरेंज है जिनका नाम मैक्स ओ लॉरेंज है, इन्हीं के नाम पर इसे लॉरेंज वक्र कहा जाता है। इन्होंने इसका प्रतिपादन किया था 1905 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में इनके द्वारा इसका प्रतिपादन किया गया था और यह आय विषमता को दर्शाने वाला ग्राफ है। ठीक है, और बाकी अगर कुजनेट्स वक्र की बात करें, कुजनेट्स वक्र की हम बात करें तो यह आर्थिक विकास शुरू में पर्यावरण में गिरावट की ओर जाता है, लेकिन आर्थिक विकास के एक निश्चित स्तर के बाद एक समाज पर्यावरण के साथ अपने संबंधों में सुधार करना शुरू कर देता है। ठीक है, इन्होंने बताया था कि जैसे अगर किसी देश में स्टार्टिंग में, जैसे मान लीजिए किसी देश में विकास हुआ ही नहीं है, तो उसमें जब विकास होता है तो स्टार्टिंग में सबसे पहले जो पर्यावरण उसमें क्षति होती है। ठीक है, उसका दोहन किया जाता है पर्यावरण का, जैसे वनों की कटाई हो गई या फिर अन्य जो है उसके माध्यम से किया जाता है। ठीक है, तो पर्यावरण में क्या होता है? हानि होती है। और जैसे जैसे विकास के एक स्तर को यह प्राप्त कर लेता है तो जो पर्यावरण है इसमें वृद्धि देखने को मिलती है, वृद्धि देखने को मिलती है। जैसे अगर हम बात करें चाइना को अगर हम ले लें तो वहाँ पे अभी वनावरण में एक जब उस विकास के स्तर को प्राप्त करने के बाद अभी वहाँ पे वनावरण में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ वहाँ पे जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों की तलाश की जा रही है, इलेक्ट्रिक वाहनों का अधिक उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, जिससे पर्यावरण को कम क्षति हो। उसके साथ साथ वायु प्रदूषण को कम करने के लिए विभिन्न मेजर्स वो अपनाए गए हैं। ठीक है, तो वही इनके द्वारा बताया गया था कि जब किसी कोई देश विकास के स्तर पे चलता है तो विकास के क्रम में यह पर्यावरण की क्षति करता है और विकास की अवस्था में जब अपने सर्वोच्च स्तर को प्राप्त कर जाता है तो पर्यावरण में धीरे धीरे सुधार देखने को मिलने लगता है। ठीक है, तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा। गिग इकोनॉमी के बारे में देखिए, इसमें कुशल एवं अकुशल दोनों प्रकार के श्रमिक भाग लेते हैं और इसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से श्रम और संसाधनों का आदान प्रदान किया जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, गिग इकोनॉमी जो है यह ऐसी इकोनॉमी है जो लचीले ढंग से संचालित होती है, जिसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से श्रम और संसाधनों का आदान प्रदान किया जाता है और यह श्रम के खरीदार और विक्रेता की आवश्यकता के मिलान को सुविधाजनक बनाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कोई मतलब ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म हो गया, वो भी गिग इकोनॉमी के अंतर्गत ही आता है। जैसे आपका जोमेटो वगैरह या फिर से फ्लिपकार्ट वगैरह जो हो गया। ठीक है, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। कुछ एसडीजी गोल दिए गए हैं और किसमें किसका उल्लेख किया गया उसे सम्मिलित करना है। ठीक है, देखिए इसकी अगर हम बात करें, जो आपका एसडीजी फर्स्ट है, एसडीजी फर्स्ट में किसकी बात की गई है? एसडीजी फर्स्ट में ये गरीबी की समाप्ति। ठीक है, जो नो पॉवर्टी है उसकी बात की गई है। एसडीजी 4 का संबंध किससे है? यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की बात करता है। एसडीजी 5 यह लैंगिक समानता की बात करता है और एसडीजी 7 जो है यह सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की बात करता है। ठीक है, इसको याद करने की अगर ट्रिक की हम बात करें तो स्टार्टिंग में सबसे पहले नो पॉवर्टी मतलब गरीबी को बिल्कुल समाप्त करना है। और गरीबी समाप्त कब होगा? जब भूखमरी को समाप्त करेंगे। ठीक है, जब भूखमरी नहीं रहेगी तभी तो गरीबी समाप्त होगी, तो गरीबी एक हो जाएगा। उसके बाद है भूखमरी को समाप्त करना, भूखमरी को समाप्त करना ये आपका 2 हो गया। ठीक, और जब लोगों के अंदर भूखमरी नहीं रहेगी, गरीबी नहीं रहेगी, तो लोग क्या होंगे? लोग स्वस्थ होंगे। ठीक है, तो आपका जो स्वास्थ्य से संबंधित है यह 3 में है। और जो लोग स्वस्थ होंगे तो उनका दिमाग अच्छे से काम करेगा, दिमाग अच्छे से काम करेगा तब ये एजुकेशन पर फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एजुकेशन पे फोकस करेंगे। और जब लोगों को शिक्षा मिलेगी तब लोग जो है समानता की ओर फोकस करेंगे, समानता पर बल देंगे। जो समाज में असमानता है, जो लैंगिक असमानता, पुरुष और महिला के बीच जो इतनी बड़ी असमानता है, इसको समाप्त करने पर फोकस करेंगे। क्यों? क्योंकि लोग जो है अब एजुकेटेड हो चुके हैं। तो लैंगिक समानता, जेंडर इक्वालिटी की बात की गई है 5 में। ठीक है, 5 में की गई है। और जब इस स्तर पे पहुंच जाएंगे, लोग शिक्षित वगैरह हो जाएंगे, तब यह क्या करेंगे? उसके बाद यह करेंगे आपका जो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, मतलब जो है साफ सफाई की ओर फोकस करेंगे। ठीक है, वाटर जो है, जो आपकी क्या कहते हैं यार, जो जल है उसकी शुद्धता पर फोकस करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ साफ सफाई पर फोकस करेंगे। इसके ये आपका 6 हो जाएगा। फिर इसके आगे बढ़ेगा आपका जो एसडीजी गोल 7 है। एसडीजी गोल 7 है, इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। पर्यावरण पे भी तो फोकस करेंगे कि पर्यावरण में जो क्षति हो रहा है वो कम हो, जिससे कि अब लोग जागरूक हो चुके हैं, जागरूक हो गए हैं, तो लोग अपने स्वास्थ्य
के साथ साथ पर्यावरण पर भी फोकस करेंगे कि पर्यावरण में अगर ज़्यादा हानि नहीं होगी, अगर हम पर्यावरण को स्वस्थ रखेंगे तो हम भी स्वस्थ रहेंगे। ठीक है, तो ये बात की गई है किस में, 7 में की गई है। उसके बाद आपका लोगों को डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जब लोग इतने एजुकेटेड, इतने सोचने वाले हो जाएंगे तब अपने देश की इकोनॉमी में बढ़ चढ़ के योगदान देंगे। तो इसके अंतर्गत आपका 8 आ जाएगा, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। इसी तरह आप दूसरे ये सभी को कोरिलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो सही आंसर की बात करें तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। बाकी चाहते हैं अगर एसडीजी गोल पे ट्रिक के माध्यम से एक वीडियो बनाया जाए, जो 17 एसडीजी गोल हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इनको मेरे ख्याल से 10 या 15 मिनट का वीडियो बनेगा, उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके और एक ट्रिक फॉर्म में बना दिया जाएगा, जिससे कि आप लोगों को याद करने में बहुत ही आसानी होगी। क्योंकि एसडीजी से क्वेश्चन पूछा ही जाता है और यह आप लोग किसी भी एग्जाम में देख सकते हैं। ठीक है, एसडीजी गोल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस एक के साथ मुद्रा गुणक भी बढ़ता है? आरक्षित नकदी कैश रिजर्व अनुपात में वृद्धि, देश की जनसंख्या में वृद्धि, सांविधिक नकदी अनुपात में वृद्धि, या फिर जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही है। निम्नलिखित तरल संपत्तियों पर विचार कीजिए और इनको तरलता के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बैंकों के पास मांग जमा, बैंकों के पास सामयिक जमा, बैंकों के पास बचत जमा, या फिर करेंसी। कौन इसके अंतर्गत तरल परिसंपत्ति के अंतर्गत आता है, आपको बताना है। ठीक है, कूट के हिसाब से। ठीक, देखिए इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तरलता का क्रम आपको बताना है, सही क्रम में इनको लगाना है। ठीक है, तो सबसे पहले करेंसी आ जाएगी पहले नंबर पे, उसके बाद बैंकों के पास जो जमा है, ठीक, जो मांग जमा के रूप में, याद रखिएगा जमा में भी जो मांग जमा के रूप में वो आ जाएगा। उसके बाद बैंकों के पास जो बचत जमा के रूप में वो आएगा, फिर बैंकों के पास जो सावधि जमा है वो आ जाएगा। सही आंसर बी है। निम्नलिखित बैंकों की स्थापना को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये आपका एसबीआई है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नाबार्ड और अग्रणी बैंक जो लीड बैंक योजना है, इन सभी को आपको क्रम से लगाना है। ठीक है, इन सभी को क्रम से लगाना है। बात करें अगर एसबीआई, इसका गठन स्थापना किया गया था 1955 में। 1955 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना कब हुआ था? अभी ऊपर हम लोग देखे हैं 1975 में किया गया था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का स्थापना। नाबार्ड का स्थापना कब किया गया था? 1982 में नाबार्ड का स्थापना हुआ था। और अग्रणी बैंक, लीड बैंक योजना की शुरुआत कब की गई थी? लीड बैंक योजना की शुरुआत की गई थी 1969 में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1, 4, 2, 3 ऑप्शन है। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? 60, 55, 57 या फिर 51। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1957 में। किसी मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य का निर्धारण विश्व बैंक द्वारा होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य का जो निर्धारण है संबंधित देश द्वारा प्रदत्त वस्तुओं या सेवाओं की मांग से होता है। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा सही, पहला गलत है। ठीक है, पहला गलत है। देखिए अगर हम बात करें किसी भी देश में, किसी भी देश जो है, इसमें वस्तुओं और सेवाओं की मांग का जो निर्धारण है, वस्तुओं और सेवाओं की मांग का जो निर्धारण है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, मुद्रा का जो मूल्य निर्धारण है, इसके यह करने में विश्व बैंक की कोई भूमिका नहीं होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किसी देश की मुद्रा का मूल्य उस देश की सरकार की स्थिरता से निर्धारित होती है और उस देश की सरकार में जो स्टेबिलिटी है वो किस प्रकार की है और उनके जो मेजर डिसीजंस है वो किस प्रकार से लिए जा रहे हैं उस पर निर्धारित करती है, न कि इसको विश्व बैंक निर्धारित करता है। ठीक है, तो दूसरा आपका सही है, पहला गलत है। मुद्रास्फीति की वृद्धि के बारे में देखिए, इसका सर्वाधिक प्रभाव कारक बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन करना है। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना एक प्रमुख कारक है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है। मुद्रास्फीति में वृद्धि के प्रमुख कारकों में बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेने को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा। मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्नलिखित में से किस वर्ग को सबसे अधिक लाभ प्राप्त होता है? देनदार, बांड एवं प्रतिभूति में निवेश, देनदार या फिर उपभोक्ता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, देनदार को, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ है? जो आपका LIC है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है मुंबई में, ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है। स्थापना कब किया गया? 1956 में, ये भी याद रखिएगा, ऑप्शन बी। हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने अशकोट आराकोट यात्रा अभियान की शुरुआत की? तमिलनाडु, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उत्तराखंड। ठीक है, और 2024 में इसकी शुरुआत की गई थी और यह यात्रा जो है अभियान के 50 वर्ष पूरे हुए हैं। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है इस यात्रा का अभियान हिमालयी राज्य उत्तराखंड को समझने की पहल है और इसका उद्देश्य 2000 में उत्तराखंड के राज्य बनने के बाद से हुई जो प्रगति है उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचाना, ऑप्शन डी। लेजिम लोक नृत्य के बारे में देखिए, महाराष्ट्र राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है और यह विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों के दौरान किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही है, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। फगली उत्सव के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यह उत्तराखंड में मनाया जाने वाला एक पारंपरिक उत्सव है। चेहरे पर मुखौटे के साथ पारंपरिक पोशाक पहने पुरुष मंडलियों में नृत्य करते हैं। कौन सा विकल्प इसका सही है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा गलत है। ठीक है, इसकी अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में कौन सा विकल्प गलत है ना, तो इसमें आपका ए हो जाएगा, मतलब पहला आपका गलत है। सॉरी देखिए इसमें गलत पूछा है, ठीक है, पहला गलत है क्योंकि ये उत्तराखंड नहीं बल्कि हिमाचल प्रदेश का ये फगली जो उत्सव है हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, तो इसमें जो है किन्नौर जिले में मुख्य रूप से मनाया जाता है और यह विशेष तौर पर शिमला, किन्नौर, कुल्लू वाले जिले में मनाया जाता है। और यह चेहरे पर मुखौटा के साथ पारंपरिक पोशाक पहने पुरुष मंडलियाँ जो है नृत्य करती हैं और यह मेला देवता और दानव के बीच जो वर्चस्व है उसके संघर्ष को इंडिकेट करता है। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, ये सही पूछा या गलत पूछा है, यह बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे बहुत से क्वेश्चन गलत होते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग एग्जाम में अगर पेपर सॉल्व करें तो सबसे पहले देख लें कि इसमें गलत पूछा है कि सही पूछा, और इसको अंडरलाइन कर लें, इसको अंडरलाइन कर लें जिससे कि यह याद रहे। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चंस आते हुए भी अगर गलत हो जाएगा तो एक एक क्वेश्चन से इंसान जो है कंपटीशन से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक, नई दिल्ली में आयोजित आदि महोत्सव 2025 का उद्घाटन निम्नलिखित में से किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ या फिर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम। इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया था। विश्व शिखर सम्मेलन, विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका जो आयोजन है यह किया गया था कहाँ पे? यह हुआ था आपके दुबई में, ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए दुबई में हुआ था। ठीक, और यह जो है फरवरी में आयोजन किया गया था इसका, जिसकी थीम थी भविष्य की सरकार को आकार देना। इसकी थीम थी भविष्य की सरकार को आकार देना। ठीक, सही आंसर इसका हो जाएगा। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग के सहयोग से जारी स्वावलंबनी कार्यक्रम में निम्नलिखित में से किस राज्य को शामिल नहीं किया गया है? मिजोरम, असम, मेघालय या फिर त्रिपुरा। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें त्रिपुरा शामिल नहीं है। ठीक है, इसमें त्रिपुरा शामिल नहीं है। इसमें कौन कौन से राज्य शामिल हैं? असम, मेघालय और मिजोरम में महिला उद्यमिता कार्यक्रम की जो स्वावलंबनी योजना है इसकी शुरुआत की गई। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। सरस आजीविका मेला 2025 के बारे में देखिए, इसका आयोजन 21 फरवरी से 10 मार्च तक नोएडा के शिल्प हाट में किया गया था। इसकी थीम है लखपति दीदी की निर्यात क्षमता का विकास करना। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प सही हैं। इसका आयोजन फरवरी 2025 में किया गया था उत्तर प्रदेश के नोएडा में और इसका उद्देश्य ग्रामीण कारीगरों और शिल्पकारों को उनकी आजीविका और समावेशी विकास को बढ़ावा देने में मदद करना। और इसका महत्व यह है कि यह वोकल फॉर लोकल अभियान और 2047 तक विकसित भारत के विजन को लक्ष्य के रूप में लेकर के यह किया गया था और यह इसका 5वां संस्करण था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इसका 5वां संस्करण था, 5वां इसका संस्करण था। और आयोजन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया गया था और इसकी थीम लखपति दीदी की निर्यात क्षमता का विकास करना, यह इसकी थीम है। और इसके अंतर्गत 400 से अधिक लखपति दीदी अपने उत्पादों के साथ इसमें शामिल हुई थी, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ठीक, यूपी से रिलेटेड है तो यह जो है क्वेश्चन बन सकता है ऑप्शन 3। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। कुछ पुस्तक और लेखक। गोलवलकर पुस्तक की रचना किसने की थी? गोलवलकर पुस्तक की रचना की गई थी धीरेन्द्र झा द्वारा। प्रॉफिट सॉन्ग पुस्तक जो है पॉल लिंच ने की थी। कुपवाड़ा कोट्स की रचना मेजर मणिक एम जॉली ने किया था। और द न्यू आइकॉन सावरकर एंड द फैक्ट और रूट सॉरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, 2, 4, 3 ऑप्शन डी हो जाएगा। एक सेकेंड, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका 1, 2, 4, 3 1, 2, 4, 3 ऑप्शन 1, 2, 4, 3 ऑप्शन 1, 2, 3, 4 होगा ना, 1, 2, 4, 3 का है 1, 2, 3, 4। ठीक है, ऑप्शन बी होगा 1, 2, 3, 4। 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया था? श्रीनगर, देहरादून, शिमला या फिर गुरुग्राम। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, देहरादून में किया गया था। ठीक है, देहरादून में किया गया था तो याद रखिएगा ऑप्शन सी। और इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया था। और शुभंकर जो है इसका मौली है जो उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है, ये भी याद रखिएगा। इसका जो शुभंकर है वो है मौली। सही आंसर सी है। कुछ दिवस दिए गए और थीम दिया गया, आपको बताना है कौन इसमें सही सम्मिलित है। विश्व आर्द्रभूमि दिवस का जो थीम है हमारा साझा भविष्य के लिए आर्द्रभूमि का संरक्षण। विश्व कैंसर दिवस यूनाइटेड बाय यूनिक। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस विकसित भारत के लिए विज्ञान एवं नवाचार में वैश्विक नेतृत्व के लिए भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना। और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस लैंग्वेज मैटर्स सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे।
कौन इसमें से सही सुमेलित है आपको बताना है। देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों विकल्प सही, ऑप्शन डी सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसमें सुमेलित कीजिए। कुछ देश दिया गया और सूचकांक दिया गया है, ठीक है, कुछ देश और सूचकांक दिए गए हैं। दक्षिण कोरिया कोस्पी, जापान का निक्की है, सूचकांक मतलब जो शेयर मार्केट है कि उसकी बात की जा रही है, और थाईलैंड का आपका सेट है, जर्मनी का डेक्स है, ठीक है, DX। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1 2 3 4 ऑप्शन डी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसमें कीजिए। कुछ रिपोर्ट है और वैश्विक संबंधित संस्था। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी किया जाता है IMF द्वारा। कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट विश्व बैंक जारी करता है। विश्व वन स्थिति रिपोर्ट FAO द्वारा जारी किया जाता है, ठीक, और व्यापार प्रतिबंध सूचकांक OECD द्वारा जारी किया जाता है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। बाकी देखिए कुछ जो ये संस्थाएं हैं और उनके द्वारा जो रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है उसकी अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जारी किया जाता है, विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट और राजकोषीय अनुश्रवण रिपोर्ट, ये तीनों जो है IMF द्वारा जारी किया जाता है। विश्व बैंक द्वारा ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो कि अब प्रकाशित नहीं होता है, कमोडिटी मार्केट आउटलुक रिपोर्ट, वैश्विक वित्तीय विकास रिपोर्ट और विश्व विकास रिपोर्ट, ये सभी विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा कृषि उत्पाद बाजार स्थिरता रिपोर्ट और खाद्य एवं कृषि स्थिति रिपोर्ट इसके द्वारा जारी किया जाता है। उसके साथ साथ विश्व वन स्थिति रिपोर्ट भी यही जारी करता है और विश्व खाद्य असुरक्षा स्थिति रिपोर्ट भी इसी के द्वारा जारी किया जाता है। और आर्थिक असहयोग एवं विकास संगठन जो OECD है, इसके द्वारा OECD आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट, OECD संचार आउटलुक रिपोर्ट, OECD इंटरनेट अर्थव्यवस्था आउटलुक रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय सेवा प्रवसन आउटलुक रिपोर्ट और व्यापार प्रतिबंध सूचकांक या OECD द्वारा जारी किया जाता है, ठीक है। तो यह इसका सही आंसर ये हो जाएगा। अनवरत योजना इसे DT लकड़ावाला ने लागू किया था और यह गुन्नार मिर्डल की पुस्तक एशियन ड्रामा से प्रेरित है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही हो जाएगा। अनवरत योजना यह कब से कब तक लागू था? 1978 से लेकर के 80 तक अनवरत योजना लागू था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है? सतत विकास लक्ष्य इंडिया सूचकांक, भारत नवोन्मेष सूचकांक, स्कूली शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक और समग्र जल प्रबंधन सूचकांक। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चारों विकल्प सही है, चारों रिपोर्ट नीति आयोग प्रकाशित करता है। भौतिक वस्तुओं के व्यापार को दृश्य मदों में शामिल किया जाता है और भौतिक वस्तुओं को पतन तथा बंदरगाहों पर रिकॉर्ड किया जाता है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही है और आगे की सही व्याख्या करता है। हार्ड करेंसी के बारे में कौन सा कथन गलत है? यह अन्य करेंसी में कम परिवर्तनीय होता है, इसमें विदेशी विनिमय कोष रखना अच्छा होता है, यह स्थिर मूल्य वाली करेंसी होती है, यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मांगी जाने वाली करेंसी होती है। कौन सा विकल्प इसके बारे में गलत है? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन, यह अन्य करेंसी में कम परिवर्तनीय होती है, गलत है, ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी तीनों विकल्प सही हैं। भुगतान संतुलन का प्रयोग किसी देश के दीर्घकालीन आर्थिक परिदृश्य के मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है या किसी देश के एक वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला गलत है, दूसरा सही है। भुगतान संतुलन जो है किसी देश के दीर्घकालिक नहीं अल्पकालीन परिदृश्य जो है इसके मूल्यांकन के लिए सूचीबद्ध, मतलब ये होता है इसके अंतर्गत कि भुगतान संतुलन किसी देश का जो विदेशी मुद्रा भंडार कितने महीने या कितने साल के जो आयात है, ठीक है, वो करने के लिए पर्याप्त है और इसी के आधार पर इसका मूल्यांकन होता है। पहला गलत है, दूसरा सही। GDP डिफ्लेटर मुद्रास्फीति की गणना की सटीक विधि है, इसमें घरेलू अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को शामिल किया जाता है। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर सी हो जाएगा। कथन और कारक दोनों सही, आगे की सही व्याख्या करता है। कुछ विद्वान और सिद्धांत दिए गए हैं। रिकॉर्डो द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया था? रिकॉर्डो की अगर हम बात करें, इन्होंने सिद्धांत दिया था कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था और कराधान के सिद्धांत दिए थे 1817 में इनके द्वारा दिया गया था, ठीक है, इनके द्वारा सिद्धांत दिया गया था 17 में, ठीक है, 17 में राजनीतिक अर्थव्यवस्था और कराधान का सिद्धांत रिकार्डो ने दिया था। GM कीन्स, जॉन मोनार्ड कीन्स, इनके द्वारा जो है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, इसका सिद्धांत दिया गया था। मिल्टन फ्रीडमैन की बात करें, इन्होंने कैपिटलिज्म ए फ्रीडम 1962 में दिया था और अभिजीत बनर्जी और एस्थर डुफ्लो इन्होंने पॉवर्टी एक्शन लैब। सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कितने विकल्प इसमें से सही है बताना है, ठीक है, कितने विकल्प इसमें से सही है या आपको बताना है, ठीक है। तो 3 विकल्प इसमें सही है, कौन सा विकल्प गलत है? देखिए इसकी अगर हम बात करें, जो आपका वेल्थ ऑफ नेशंस है, वेल्थ ऑफ नेशंस जो है किसके द्वारा दिया गया था? यह दिया गया था एडम स्मिथ द्वारा।
ठीक है, एडम स्मिथ द्वारा दिया गया था। ठीक, बाकी जो मिल्टन फ्राइडमैन की बात करें तो इन्होंने कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम, कैपिटलिज्म इन फ्रीडम दिया था 1962 में। ठीक है, इसका सही आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा खाद्य एवं कृषि स्थिति रिपोर्ट जारी किया जाता है? किसके द्वारा जारी किया जाता है? अभी ऊपर हम लोग देखे हैं, FAO द्वारा, ऑप्शन सी। कपास उत्पादन मिशन के बारे में देखिए, इससे कपास कृषि की उत्पादकता और वहनीयता में पर्याप्त सुधार लाने में मदद मिलेगी। इस पंचवर्षीय मिशन से किसानों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सर्वोत्तम सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, दोनों विकल्प सही हैं। केंद्रीय बजट 25-26 में निम्नलिखित में से किस राज्य में मखाना बोर्ड, इसका सही आंसर बी हो जाए, सॉरी डी हो जाएगा, बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की बात की गई। ठीक है, बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने की बात की गई है। ठीक, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व भर में दूसरे नंबर पे है और भारत में समुद्री खाद्य निर्यात का मूल्य 60,000 करोड़ है। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोनों विकल्प गलत हैं। ठीक है, दोनों विकल्प इसका, एक सेकेंड, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही है, ठीक है ना, कि गलत है? ठीक है, सही पूछा है, दोनों विकल्प सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। केंद्रीय बजट 25-26 में निम्नलिखित में से किस राज्य में यूरिया संयंत्र स्थापित किए जाने का प्रावधान किया गया? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय या फिर पश्चिम बंगाल? कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, असम में। ठीक है, असम में किया जाएगा। तो सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये भी पूछ ले कि असम के कहाँ पे किया जाएगा, तो असम के नाम रूप में किया जाएगा, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सही आंसर ये हो जाएगा। रुपए के आगमन की मद और प्रतिशत, जैसे आयकर 22% लगाया गया है, GST से 18%, निगम कर से 17% और उधारी और देयताओं से 24। कौन सा विकल्प या कितने विकल्प इसमें से सही हैं? पूर्ण के हिसाब से बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चारों विकल्प सही हैं। आयकर से 22%, GST से 18%, निगम कर से 17% और उधारी और देयताओं से 24। कुछ प्रमुख मद दिए गए और खर्च दिया गया है। रक्षा पर कितना खर्च किया गया है? रक्षा पर अगर हम बात करें तो 4,91,732 करोड़ रुपए खर्च किया गया है। ठीक है, ये बजट जो है 2025-26 की बात है। ठीक है, शिक्षा पर जो खर्च किया गया 1,71,437, 1,71,436 शिक्षा पर। स्वास्थ्य पर खर्च किया गया 98,311 करोड़ रुपया। ठीक है, और कृषि एवं संबंधित क्षेत्र पर किया गया है 1,28,650 करोड़ रुपया। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 4,1,3,2, ऑप्शन बी। कुछ घाटा और बजट अनुमान, जैसे राजकोषीय घाटा 4.4% रहने का अनुमान लगाया गया, राजस्व घाटा 1.5, प्रभावी राजस्व घाटा 0.3 और प्राथमिक घाटा 0.8। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, चारों विकल्प सही है। बाकी कल जो हम लोग टेस्ट 3 सॉल्व किए थे उसमें राजकोषीय घाटा क्या है, राजस्व घाटा क्या है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या है और प्राथमिक घाटा क्या है, इसको डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसके बारे में बताने की जरूरत तो है नहीं, तो सही आंसर इसका ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 25-26 के बारे में देखिए। किस राज्य में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित किए जाने का प्रावधान किया गया? ओडिशा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या फिर बिहार? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, बिहार। ठीक है, ऑप्शन बी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू किया गया? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर छत्तीसगढ़? इसकी शुरुआत कहाँ की गई है? इसकी शुरुआत की गई है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही है। बजट 2025-26 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर वेद विज्ञान केंद्र स्थापना किए जाने का प्रावधान किया गया? लखनऊ, सीतापुर, कानपुर या फिर हरदोई? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सीतापुर में स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। ठीक, और इसके लिए जो है 5 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया बजट के माध्यम से। ठीक है, सही आंसर इसका सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी के विकास के लिए 25-26 में प्रावधान किया गया? लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद या फिर मिर्जापुर? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ में किया जाएगा। ठीक है, लखनऊ में किया जाएगा, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। भारतीय औद्योगिक साख एवं निवेश निगम ICICI का स्थापना कब किया गया था? इसका स्थापना हुआ था 1955 में। भारतीय उद्योग विकास बैंक IDBI का स्थापना कब किया गया था? IDBI का स्थापना हुआ था, अभी ऊपर हम लोग देखे हैं, 1964 में। भारतीय उद्योग या औद्योगिक वित्त निगम IFCI का स्थापना, इसका स्थापना किया गया था 1948 में। और भारतीय लघु उद्योग विकास निगम जो SIDBI का स्थापना है 1990 में किया गया था। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4, 1, 2, 3, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। भारत में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है? ग्रामीण क्षेत्र, विनिर्माण, औद्योगिक या फिर शहरी? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्र में, और मुख्य रूप से कृषि में हो गया देखने को मिलती है। ठीक है, ऑप्शन ए। योजना वर्ष देखिए, इसको बताना है। सर्व शिक्षा अभियान
सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब की गई थी? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत की अगर हम बात करें, ये हुआ था 2001 में। साक्षर भारत मिशन की शुरुआत, साक्षर भारत मिशन की शुरुआत 2009 में की गई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, इसकी शुरुआत 1987 में, और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ऑपरेशन 1988 में। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 3, 4, 1, 2 ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा का प्रतिपादन, निर्धनता के दुष्चक्र की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? इसका प्रतिपादन किया गया था रैगनर नैक्स द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के बारे में देखिए, इस सूचकांक में क्या शामिल होता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर डी हो जाएगा, तीनों शामिल होता है। विश्व बैंक की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? विश्व बैंक का स्थापना किया गया था 1945 में। 1945 में विश्व बैंक का स्थापना किया गया था। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सही आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर इसकी स्थापना की बात करें तो यह 1944 में हुआ था, लेकिन इसके सदस्य जो सक्रिय रूप से प्रभावी हो गए थे या सक्रिय रूप से कार्य करने लगा था वो 45 है, ठीक है। ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में देखिए, यह सदस्य देशों की भुगतान संतुलन संबंधी समस्याओं के समाधान में सहायता करता है। यह विकासशील देशों के लिए निवेश ऋणों की वित्त व्यवस्था करता है। कौन सा विकल्प इसका सही होगा? इसका सही आंसर ये हो जाएगा, पहला सही, दूसरा गलत है, ठीक है, दूसरा गलत है। उत्तर प्रदेश के पश्चात निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश के बाद किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? यह महाराष्ट्र की है, ठीक है। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के बाद क्या है? महाराष्ट्र के बाद आ जाएगा आपका बिहार, बिहार के बाद आ जाएगा आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। और इसके बाद आ जाएगा आपका एमपी। सही आंसर बी। भारत में जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर निम्नलिखित में से किस वर्ष देखने को मिली थी? भारत में जनसंख्या की उच्चतम वृद्धि दर देखने को मिली थी 1961 से 1971 के बीच में, ठीक है। ऑप्शन ए हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 निम्नलिखित में से किसे दिया गया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 यह दिया गया था चमन अरोड़ा को। ऑप्शन ए। हाल ही में भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है? भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त किसे बनाया गया? यह बनाया गया है ज्ञानेश कुमार को। ज्ञानेश कुमार को भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित उम्मों में से कौन सा एक पद में विभूषण प्राप्त करता और सही सम्मिलित नहीं है? श्री दुब्बारू नागेश्वर रेड्डी, ये चिकित्सा क्षेत्र में इनको दिया गया है। श्रीमती कुमुदनी रजनीकांत लाखिया, कला क्षेत्र में। श्री एम.टी. वासुदेवन नायर, मरणोपरांत साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। श्री ओसुका सुजुकी, मरणोपरांत सार्वजनिक क्षेत्र में। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है ये आपको बताना है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ठीक है। जो ओसामू सुजुकी, यह व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में इनको दिया गया और यह जापान के हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी, जापान के हैं। खेल रत्न पुरस्कार विजेता और खेल, इसे जो है आपको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करना है। डी गुकेश, यह किस खेल से संबंधित है? शतरंज। मनु भाकर की बात करें तो यह निशानेबाजी से संबंधित है। हरमनप्रीत सिंह का संबंध है हॉकी से। और प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन बी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड कुछ पुस्तक और लेखक दिया गया। वाइल्ड फिक्शंस अरुणा राय, ए वंडरलैंड ऑफ वंडर्स राजदीप सरदेसाई, 2024 द इलेक्शन दैट सरप्राइज इंडिया शशि थरूर, और पर्सनल एज पॉलिटिक अमिताभ घोष। कौन सा विकल्प इसमें से सही है? देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, वाइल्ड फिक्शन की रचना किसके द्वारा की गई थी? वाइल्ड फिक्शन की रचना की अगर हम बात करें, अमिताभ घोष ने इस पुस्तक की रचना की थी, ठीक है। द वंडरलैंड ऑफ वंडर्स, इसकी बात करें तो यह पुस्तक है शशि थरूर की। 2024 द इलेक्शन दैट सरप्राइज इंडिया, इससे अगर हम बात करें तो इसकी रचना की गई थी राजदीप सरदेसाई द्वारा। और द पर्सनल एज पॉलिटिक, यह जो है अरुणा राय की पुस्तक है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 4, 3, 2, 1 ऑप्शन है, ऑप्शन ए। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने चश्मा नाभिकीय संयंत्र को प्रारंभ किया है? नेपाल, बांग्लादेश, भूटान या फिर पाकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाकिस्तान, ठीक है, जहाँ की आर्म्ड फोर्सेज बहुत बढ़िया मजबूत हैं। वहाँ के रक्षा मंत्री ने वो भाषण दिया था, आप लोगों ने सुना ही होगा। वो कह रहे थे कि हमारी आर्म्ड फोर्सेज जो है वो बहुत ही सक्षम है, बहुत ही मजबूत है, वो भारत को कड़ा जवाब देंगे। ऑप्शन डी। तो जहाँ की आर्म्ड फोर्सेज इतनी मजबूत हो वहाँ कुछ भी हो सकता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? हैदराबाद, गांधीनगर, बेंगलुरु या फिर मुंबई। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में, ठीक, ऑप्शन सी इसका सही है। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 के बारे में देखिए। इस नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित किया गया था और इसकी थीम है विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का
निर्माण सुनिश्चित किया गया है, इसकी थीम। ठीक, कौन सा विकल्प इसका सही होगा? देखिए इसकी अगर हम बात करें, सही आंसर इसका जो है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। दोनों विकल्प सही हैं, दोनों विकल्प इसका सही है। नेक्स्ट देखिए, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक के बारे में इसे नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड को शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों अचीवर्स श्रेणी में रखा गया है। इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों विकल्प सही हैं। नेक्स्ट देखिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन जीएस वाले सेक्शन का, निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2025 के पुरुष वर्ग का खिताब जीता था? किसने? नोवाक जोकोविक, जैनिक सिनर, अलेक्जेंडर जेवरेव या फिर राफेल नडाल? किसने यह पुरस्कार जीता था? यह जो खिताब है जीता गया था जैनिक सिनर द्वारा, जैनिक सिनर द्वारा। ठीक है, आयोजन इसका जो है ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। जैनिक सिनर जो कि इटली के हैं, यह विजेता थे और इन्होंने अलेक्जेंडर जेवरेन को पराजित करके यह खिताब जीता था। और अलेक्जेंडर जेवरेन यह कहाँ के हैं? जर्मनी के हैं, यह है जर्मनी के। और इनकी अगर हम बात करें, यह जो है या इटली के हैं जिनके द्वारा खिताब जीता गया था। ठीक है, तो सही आंसर भी हो जाएगा। और यह जीएस वाले सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन था। तो आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। बाकी जो आपका हिंदी वाला सेक्शन है इसको अगले वीडियो में कंप्लीट किया जाएगा। और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करें। और जो लोग पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन्हें लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आ करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपके एग्जाम से रिलेटेड वेरियस स्टडी मटेरियल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो प्रोवाइड कराए गए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।